हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में, जहां पर हम बिजनेस के रिगार्डिंग जो हमारा टॉपिक है आज डायरेक्टिंग, उसके टॉप 50 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। कितने क्वेश्चंस हैं? टॉप 50 क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बिजनेस मॉक टेस्ट पेपर सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा टेस्ट नंबर रहेगा 10। और बिजनेस की अगर हम बात करें तो बिजनेस के 2 दिन हमारे नहीं थे, तो बिजनेस के अकॉर्डिंग तो ये हमारा 8th नंबर का हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉप 50 एमसीक्यूज। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर है। अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़िए और अपना आंसर जो है वो आप मुझे यहाँ पर दीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने यहाँ पर जो है वो स्क्रीन पर है। नमस्ते, बिल्कुल गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर है। हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो रहेंगे हमारे डायरेक्टिंग के। हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा डायरेक्टिंग, यानी कि जिसको हम बोलते हैं निर्देशन। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग इन द मैनेजमेंट? ये यूं कह रहा है कि प्रबंधन में निर्देशन का मुख्य कार्य क्या होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मोटिवेटिंग एंड गाइडिंग एम्प्लॉइज, यानी कि कर्मचारियों को प्रेरित और मार्गदर्शित करना, या फिर बजट बनाना। तो सबसे पहले बात करते हैं सर डायरेक्टिंग आता कहां है। तो देखिए, हमारा जो फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट्स के, ये हमारे 5 होते हैं, POSDC, जिसको हम स्टैंडर्ड वे में बोलते हैं। तो ये हमारे 5 फंक्शंस होते हैं, वो हम देख लेते हैं। तो 5 फंक्शन कौन कौन से हैं? तो पहला होता है हमारा प्लानिंग, दूसरा हमारा क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग, तीसरे नंबर पे हमारा कौन सा आता है दोस्तों? तो वो आता है स्टाफिंग, चौथे नंबर पे हमारा कौन सा कार्य आता है? तो वो आता है हमारा डायरेक्टिंग, और अंतिम नंबर पे जो हमारा काम आता है प्रबंधन का, वो आता है हमारा कंट्रोलिंग। अब बात करें सर फिर डायरेक्टिंग आया कहां? तो हमारे जो हम कहते हैं कि हमारा जो ये 4th नंबर का फंक्शन है, ये कहलाता है हमारा डायरेक्टिंग। ठीक है, अब यहां पर हम बात करें तो एक्चुअल में क्या होता है, सुनिए। एक्चुअल में यहां पर क्या होता है कि प्रबंधन के कार्यों को गति जो देता है ना, वो हमारा डायरेक्टिंग ही देता है। कौन देता है? ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि निर्देशन कार्यों को गति देता है, निर्देशन कार्यों को गति देता है। क्यों? उसका रीजन क्या है आप समझो। क्योंकि प्लानिंग हो चुकी है, स्टाफिंग हो चुकी है, ऑर्गेनाइजिंग हो चुका है, ये तीनों कार्य धरे के धरे रह जाएंगे अगर उन्हें हम डायरेक्ट करके उन्हें हम इंप्लीमेंट नहीं करवाएंगे। तो निर्देशन कार्यों को गति देता है, निर्देशन कार्यों को गति देता है। अब बात करते हैं सर ये किसने कहा, कौन बताएगा कमेंट बॉक्स के अंदर? निर्देशन कार्यों को गति देता है, ये किसने कहा था? ये भी मुझे बताना और आंसर भी देना इसका। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं। प्रबंधन में निर्देशन का मुख्य कार्य क्या है? क्या निर्देशन प्लानिंग है? नहीं है, प्लानिंग तो पहले हो चुकी होती है, ऑर्गेनाइजिंग हो चुकी होती है, बजट का यहां पर कोई लेना देना नहीं है। आंसर हो जाएगा निर्देशन मोटिवेट और गाइडिंग करता है। किसको? एम्प्लॉइज को। जो कर्मचारी यहां पर काम करने आ रहे हैं, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उन्हें रेगुलर मोटिवेट करने का काम, उन्हें रेगुलर एम्प्लॉइज को जो है वो मार्गदर्शित करने का काम, गाइडेंस का काम जो करता है, वो करता है हमारा निर्देशन। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे हुआ? तो उसका रीजन सुनिए। हमारा जो निर्देशन है ना, इस निर्देशन के 4 तत्व होते हैं। क्या होते हैं? इसी निर्देशन के हमारे 4 तत्व होते हैं। अब वो 4 तत्व कौन कौन से हैं वो भी हम यहां से समझ लेते हैं। तब पहले क्वेश्चन में आपने देखा होगा मेरा तरीका होता है, पहले ही क्वेश्चन में जब आपने ढंग से चीजों को समझ लिया तो आगे उसको इंप्लीमेंट करने में आपको दिक्कत नहीं आती है। तो निर्देशन के 4 तत्व कौन कौन से हैं, तो वो भी आप यहां पर जो है वो समझ लीजिए। तो उसमें एक तो होता है हमारा सुपरविजन, इसको बोलते हैं हिंदी में पर्यवेक्षण। हिंदी में क्या कहते हैं? पर्यवेक्षण। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? ये हो गया हमारा पहले नंबर का, ये हो गया हमारा दूसरे नंबर का। यहां हम 3rd की बात करेंगे और यहां पर हम जो है वो 4th की बात करेंगे। सुपरविजन के बाद आता है हमारा मोटिवेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अभिप्रेरण या अभिप्रेरणा। ठीक है, 3rd नंबर पे कौन सा आता है? तो वो आता है हमारा लीडरशिप, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नेतृत्व। और चौथे नंबर पे आता है हमारा कम्युनिकेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं संप्रेषण। अब मुझे बताओ क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में? बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये निर्देशन के क्या कहलाते हैं? ये निर्देशन के तत्व कहलाते हैं। देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। ठीक है, रिक्रूटमेंट नहीं होगा, रिक्रूटमेंट यहां पर नहीं आएगा। सुपरविजन, कम्युनिकेशन तो फिर भी ठीक है, रिक्रूटमेंट को आपने यहां पर ऐड कैसे कर दिया? गुड इवनिंग, बिल्कुल स्वागत है सभी का आज की इस महत्वपूर्ण क्लास के अंदर। ठीक है, सभी का स्वागत है बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर आप सब चीजें समझिए, तभी आपको चीजें यहां पर जो है वो क्या होगी, अच्छे से यहां पर जो है वो क्लियर हो पाएगी। ठीक है, बिल्कुल सभी का स्वागत है, गुड इवनिंग। प्रीति जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिवम पांडे जी, पूजा जी,
धीरज कुमार जी हेलो सर नमस्ते। शिवम पांडे जी आप यहाँ पर कंफ्यूज क्यों हो गए? आप कह रहे हैं रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, यहाँ पर वो एचआरएम और हमारा नियुक्तिकरण का भाग है, आप इसको यहाँ क्यों ला रहे हो? निर्देशन के तत्व तो ये 4 होते हैं। अभी भी कोई क्वेरी है तो मुझे पूछो, अभी पहले क्वेश्चन में चल रहे हैं, ठीक है। सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, ये 4 होते हैं। आपको अलग से कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? रिक्रूटमेंट सिलेक्शन यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। तो धीरज जी का भी कहना है बिल्कुल सभी के सही आंसर यहाँ पर जो है वो आ रहे हैं, ठीक है। एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, जल्दी से फटाफट से, ठीक है। जो रेगुलर जुड़ चुके हैं वो हमारे साथ जाने, बिल्कुल सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। एक बार जल्दी से सभी क्लास को लाइव कर दीजिए और अपने अपने व्हाट्सएप पर इसको जो है वो आप शेयर कर दीजिए फटाफट से, ताकि हमारे नए स्टूडेंट को भी पता लग जाए कि मैं डेली बेसिस पे आपको क्या कहता हूं, ठीक है। शिवम जी हैं, धीरज जी हैं, ठीक है, ये सारे हमसे जुड़ते रहते हैं। प्रीति जी शायद लग रहा है कि आपने हमारी क्लास को पहली बार ज्वाइन किया है ना, ठीक है। चीजें आपको समझ में आ रही है क्या? मुझे बताओ एक बार जल्दी से सभी सेशन को लाइक कर दीजिए फटाफट से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर पहला क्वेश्चन मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो चुका होगा, यहीं पर आपको मैंने सारी चीजें जो है वो क्लियर कर दी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको सभी को यहाँ पर जो है वो अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर जो है वो नहीं आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो चुका है। चले आगे, चलिए। तो पहला क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको क्लियर है, सी इज द राइट आंसर। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, निम्नलिखित में से कौन निर्देशन की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग? निर्देशन की कौन सी विशेषता नहीं है? अब देखो पहले क्वेश्चन में मैंने आपको यहां सारी चीजें क्लियर करा दी है कि निर्देशन कार्यों को गति देता है। अधीनस्थों का पथ प्रदर्शन और पर्यवेक्षणीय कार्य जो है वो निर्देशन कहलाता है। ये किसी ने बताया नहीं तो मैं बता दूं, ये कहा था जॉर्ज आर टेरी ने कहा था। ये जॉर्ज आर टेरी ने कहा था कि निर्देशन कार्यों को गति प्रदान करता है, ठीक है। यानी कि डायरेक्टिंग मूव्स द वर्क्स, यानी कि वो क्या करता है? निर्देशन कार्यों को गति देता है। प्रदर्शन के ये जो तीनों कार्य है ना, ये अगर ऐसे रह जाएंगे अगर निर्देशन के द्वारा इसको गति या इसको मार्ग प्रदर्शन नहीं किया जाए, गाइडिंग नहीं किया जाए, मोटिवेट नहीं किया जाए, और ये निर्देशन के तत्व हैं। तो जब भी पूछे निर्देशन के तत्व नहीं है तो ये 3 आपको ध्यान रखने, 4 बाकी का जो है वो बचा हुआ आपको पता लग जाएगा। निम्नलिखित में से कौन निर्देशन की विशेषता नहीं है? इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये तो बिल्कुल होता है। यह मानवीय संबंधों को शामिल करता है, यह भी इसका आंसर हो जाएगा। इट फोकसेस ओनली ऑन टॉप लेवल मैनेजमेंट, यह केवल शीर्ष प्रबंधन पर केंद्रित होता है। और इट फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन, यह समन्वय को सुगम बनाता है, ये भी होता है, ये भी होता है। सी आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। निर्देशन सभी स्तरों पर व्याप्त होता है, निर्देशन प्रबंधन के सभी स्तरों पर व्याप्त होता है। तो अगर आपका कहना है कि एक ही जगह होगा तो नहीं होगा। निर्देशन यहां पर भी आएगा डायरेक्टिंग, निर्देशन यहां पर भी आएगा, निर्देशन यहां पर भी आएगा। जैसे समन्वय सभी स्तर पे होता है वैसे निर्देशन हमारा सभी स्तर पे होता है, नियोजन तीनों ही स्तर पर की जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का कि इट फोकसेस ओनली ऑन टॉप लेवल मैनेजमेंट, ये सी गलत हो जाएगा। सेकंड का आंसर जो है वो सी गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? निर्देशन का कौन सा सिद्धांत यह सुझाव देता है कि अधीनस्थों को दिए गए निर्देशों में एकता होनी चाहिए? नाम से ही पता चल गया होगा आप सभी को, क्वेश्चन बहुत इजी था। Which principles of directing suggest that there should be unity in instructions given to the subordinates? जब हम सबॉर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शंस दें, हमारे सबॉर्डिनेट्स को हम इंस्ट्रक्शन दें, जैसे ए नाम का कोई डायरेक्टर है, वो बी को भी इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, सी को भी दे रहा है, वो डी को भी दे रहा है, वो ई को भी दे रहा है, या फिर वो एफ को भी दे रहा है। तो इसमें क्या होना चाहिए? निर्देशों में कार्यों की एकता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जैसा हम प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, किसका हम प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं? हेनरी फ्योल का 4th नंबर का प्रिंसिपल्स। अगर आपने पढ़ा होगा हेनरी फ्योल्स 4th नंबर प्रिंसिपल, और आप सभी जानते हो कि वो कौन सा है, और वो है हमारे आदेश की एकता, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूनिटी ऑफ कमांड। इसको बोलते हैं आदेश की एकता। और आदेश की एकता में क्या कहती है प्यारे बच्चों? आदेश की एकता कहती है कि एक समय में एक अधिकारी द्वारा एक ही कर्मचारी को आदेश दिया जाए। एक समय में एक अधिकारी द्वारा एक ही कर्मचारी को आदेश दिया जाए। अगर एक समय में एक कर्मचारी को एक से अधिक लोग आदेश दे रहे हैं तो आदेश की एकता भी टूटेगी, समन्वय भी टूटेगा, और वो किसी के भी आदेश की सही तरीके से सही समय में पालना नहीं कर पाएंगे। तो थर्ड का आंसर मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो चुका होगा। आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, बी इज द राइट आंसर। यहां पर अभी सुपरविजन की बात नहीं है, न संचार की बात हो रही है, न उद्देश्यों की समृद्धता हो रही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अधीनस्थों को दिए गए निर्देशों में एकता होनी चाहिए। अधीनस्थों को दिए गए निर्देशों में एकता होनी चाहिए, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 का जो आंसर है वो यहां पर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशन का एक घटक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ कंपोनेंट? अच्छा घटक है, मैं सोच रहा हूं नहीं है, नहीं पढ़ लिया मैंने उल्टा, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ डायरेक्टिंग? डायरेक्टिंग के कौन कौन से कंपोनेंट हैं? तो देखो स्टाफिंग नहीं हो सकता है, कंट्रोलिंग नहीं हो सकता, ये कार्य है, ठीक है, हमें वैसे भी पता चल गया, लीडरशिप है। अब आपको मैं यहाँ पर और बता देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। अगर हमें पूछे कंपोनेंट्स, वैसे तो यूं 4 ही होते हैं, लेकिन आप एक और मान सकते हो, मैं बता देता हूं। एक तो होता है हमारा सुपरविजन,
सुपरविजन के बाद आ जाता है हमारा लीडरशिप यानी कि नेतृत्व। एक हो जाएगा हमारा मोटिवेशन, एक हो जाएगा हमारा कम्युनिकेशन, ठीक है, और एक आदेश निर्देश भी होता है, उसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शंस, पर एक्चुअल में ये कार्य नहीं माना गया। मोस्ट ऑफ बुक्स आप पढ़ेंगे ना तो इसको कार्य इसमें क्या ये इसी में आ जाता है, ये जो है वो कहीं ना कहीं हमारा इसी में कवर हो जाता है। किसमें कवर हो जाता है? इसी में कवर हो जाता है। तो हमारा कार्य क्या बनेगा? एक तो हो जाएगा सुपरविजन, एक हो जाएगा लीडरशिप, एक हो जाएगा हमारा मोटिवेशन और एक हो जाएगा हमारा कम्युनिकेशन जिसको हम बोलते हैं संप्रेषण, ठीक है। और ये होता है हमारा जनरली आदेश निर्देश देना। ये हालांकि होता तो है 5वें नंबर पे, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, पर मोस्ट ऑफ ये कार्य नहीं माना जाता है क्योंकि इंस्ट्रक्शन यहां पर कहीं ना कहीं सब में इन्वॉल्व होता है। इसलिए जनरली 4 ही निर्देशन माने जाते हैं, हमारे तत्व माने जाते हैं। इसी को बोलते हैं कंपोनेंट्स और फैक्टर्स या एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। क्लियर आप सभी को? चलिए चलिए ना, ठीक है। चलिए तो चौथे क्वेश्चन का आंसर मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निर्देशन में प्रेरणा का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ मोटिवेशन इन डायरेक्टिंग? निर्देशन में प्रेरणा का उद्देश्य क्या है? टू इंक्रीज एम्प्लॉई एफिशिएंसी एंड सेटिस्फेक्शन, कर्मचारी दक्षता और संतोष बढ़ाने के लिए। टू क्रिएट स्ट्रिक्ट वर्क पॉलिसीज, सख्त कार्रवाई कार्य नीतियां बनाने के लिए। टू रिड्यूस एम्प्लॉइज बेनिफिट्स, कर्मचारी लाभों को कम करने के लिए। या टू इंप्लीमेंट फाइनेंशियल कंट्रोल, वित्तीय नियंत्रण लागू करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। आंसर को क्वेश्चन को पढ़िए और अच्छे से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने स्क्रीन पर है, पढ़िए और अच्छे से आंसर इसका मुझे दीजिए। बिल्कुल आंसर भी सभी के आ रहे हैं यहां पर, इस तरह से आंसर आप देते रहिए। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, अच्छे से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए, ठीक है। और क्वेश्चंस के लेवल कैसे लगे आप मुझे बताइए। अभी तो हमारी शुरुआत हुई है, आपको आगे के अच्छे लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। मुझे बिल्कुल पता है कि क्वेश्चंस के लेवल आप सभी को अच्छे लगे होंगे रेगुलर बेसिस पर। एक बार बताइए जल्दी से कि क्वेश्चंस का लेवल आपको कैसे लगा, क्वेश्चंस के लेवल कैसे लगे। अभी शुरुआत हुई है, आगे देखते जाइए, आपको अच्छे से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। निर्देशन में प्रेरणा का उद्देश्य क्या है? प्रेरणा क्या करती है? क्या सख्त कार्य नीतियां? यहां से पता लग रहा है ये प्रेरणा में कभी हो ही नहीं सकता। कर्मचारी लाभों को कम करने के लिए तो नेगेटिव बात कर रहा है, और वित्तीय नियंत्रण नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? टू इंक्रीज एम्प्लॉइज एफिशिएंसी एंड सेटिस्फेक्शन। ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नेतृत्व शैली कर्मचारियों को निर्णय लेने में भाग लेने की अनुमति देती है? एक्चुअली कि मैं आपको बता दूं, यहां पर हमें डायरेक्टिंग के 4 तत्व होते हैं ना, इसलिए आपको मैं बता दूं, हम जो 50 क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें आपको डायरेक्टिंग के अंदर वो क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग में डायरेक्टिंग के बेसिक क्वेश्चन आएंगे, देन हमारे सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन और हमारा लीडरशिप, उनके क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी नेतृत्व शैली कर्मचारियों को निर्णय लेने में भाग लेने की अनुमति देती है? निर्णय में आप कर्मचारियों को भाग लेने की अनुमति देते हैं। बिल्कुल आंसर आ रहा, सही भी है, ठीक है। और सबका देखेंगे। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप यहां तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहां तो क्या होता है, यहां पर तो नेता ही सर्वे होता है, नेता ही सब कुछ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेता ही सर्वा होता है, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो ऑटोक्रेटिक है, ये तानाशाही होती है, निरंकुश शैली होती है। यहां पर तो केवल अधीनस्थों को आदेशों की पालना करनी होती है। तो 6 के अंदर हमारा जो है वो यहां पर पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अब देखिए यहां पर सीख दे रहे कुछ आंसर पर सी नहीं होगा। सी में तो क्या होता है, लेजिस फेयर, यहां पर तो आप क्या कर देते हैं, इसको तो बोलते हैं निर्बाध शैली, ये हो नहीं सकती, ठीक है। इसको बोलते हैं हस्तमुख, जिसको बोलते हैं पूरी तरीके से आपने उनको फ्री कर दिया है, हस्तक्षेप रहित कहते हैं इसको, या इसी को आप फ्री रेन भी कहते हैं। इस शैली का एक और नाम है, इसको आप लेजिस फेयर या फ्री रेन भी कहते हैं। निर्बाध या स्वतंत्र शैली होती है, ये नहीं हो सकती और न ये हो सकती है। आंसर हो जाएगा डेमोक्रेटिक लीडरशिप। अब मुझे बताइए कुछ सी क्यों कर रहे थे आप, समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कौन सी नेतृत्व शैली कर्मचारियों को निर्णय लेने में भागीदार बनाती है? मतलब कर्मचारी को भी हम निर्णय लेने में सहभागी बनाते हैं, उसको बोलते हैं पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, निर्णय में भी कर्मचारियों को सहभागी बनाना। तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो चुका होगा। 6 नंबर का जो हमारा आंसर है क्वेश्चन का, वो यहां पर क्या बन जाएगा, 6 नंबर के क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो यहां पर बन जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। तो 6 नंबर के क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है आप सभी को? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत यहां पर जो है वो नहीं होने वाली है।
ठीक है, 5 का ए हो चुका था हमारा, 6 का आंसर बी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने पढ़िए और आंसर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन पर्यवेक्षण की तकनीक नहीं है? पर्यवेक्षण की तकनीक नहीं होगी, डायरेक्ट सुपरविजन, इनडायरेक्ट सुपरविजन, फाइनेंशियल प्लानिंग या फॉलो अप। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल प्लानिंग पर्यवेक्षक की टेक्निक में नहीं आता है। जैसे हमारी लीडरशिप की टेक्निक्स हैं, वैसे ही पर्यवेक्षक की भी होती है, जिसमें हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भी डायरेक्ट करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, इसका एग्जांपल सुनो। जैसे जैसे प्लांट पर पड़ी अतिरिक्त सामग्री, हम ये बोल सकते हैं कि जैसे मान लो शाम हो गई, फैक्ट्री बंद हो रही है, तो प्लांट पर कोई सीमेंट पड़ी रह गई। इसको मैं बता रहा हूं डायरेक्ट सुपरविजन क्या होता है। तो प्लांट पर पड़ी अतिरिक्त सामग्री एक पर्यवेक्षक के लिए डायरेक्ट कॉस्ट होगी। क्या होगी? डायरेक्ट कॉस्ट होगी। तो इसके संबंध में जो वो निर्णय लेगा, वो उसका डायरेक्ट सुपरविजन हो सकता है, क्योंकि उसको पता है ये चीजें उसको प्रभावित कर रही है, तो उसके लिए डायरेक्ट सुपरविजन होगा। आज आप ही बताइए, आज किसी आप ऑफिस, कंपनी, फैक्ट्री, फर्म कहीं पर भी काम कर रहे हैं, स्कूल, कॉलेज, कहीं पर भी, तो आप उन कामों को पहले करेंगे जो आपकी प्रायोरिटी है और आपके ऊपर जिम्मेदारियों में आती है, लेकिन आप उन काम को बाद में करेंगे जो आपकी प्रायोरिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई विषय पढ़ाना है तो मेरा प्रायोरिटी वाला विषय मैं पहले पढ़ूंगा, लेकिन मेरे पास अगर एडिशनल टाइम है तो हो सकता है कि कोई डायरेक्टर सर मुझे विषय देंगे तो उसको भी मैं ले लूंगा, लेकिन पहले मैं कौन सा विषय लूंगा? जो मैं रेगुलर पढ़ा रहा हूं, जो मेरी जरूरत है और जिसके लिए मैं यहाँ पर हूं। कहने का मतलब क्या हुआ कि पर्यवेक्षक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों रूप में सुपरविजन देता है, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग कोई सुपरविजन से जुड़ी हुई टेक्निक नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 7 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशन का कौन सा घटक संचार बाधाओं को दूर करने में मदद करता है? विच कंपोनेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग हेल्प्स इन रिमूविंग कम्युनिकेशन बैरियर? नाम से पता चल रहा है आंसर देने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कम्युनिकेशन की बाधा दूर करता है तो वो हमारा कम्युनिकेशन ही करेगा, सीधी सी बात है, इसमें तो कोई घबराने वाली बात है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधन का कौन सा कार्य कार्यवाही शुरू करता है? प्लानिंग ये तीनों नहीं करती, मैंने बताया। निर्देशन कार्यों को गति प्रदान करता है, वो यही बात हो रही है। निर्देशन कार्यों को गति देता है, और ये किसने कहा था? ये जॉर्ज टेरी ने कहा था। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं। 9 का कुछ क्वेश्चन कह रहे सर ए होगा, ए कैसे होगा मुझे बताओ। अरे कौन सा कार्य कार्यवाही शुरू करता है? एक्शंस की बात कर रहा है। अब मुझे बताओ, मटेरियल पड़ा है, मशीन पड़ी हुई है, कर्मचारी बैठे हैं, जब तक उसको सुपरवाइजर या हम प्रबंधक के रूप में डायरेक्टिंग नहीं करेंगे, उनको निर्देश नहीं देंगे, तो कार्यवाही शुरू नहीं होगी। क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है। व्हाट टू डू, हाउ टू डू तो हमारा प्लानिंग का पार्ट है, हमें वो क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है, आप समझ नहीं पा रहे क्वेश्चन को। ये क्या कह रहा है कि विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इनिशिएट एक्शन, कार्यों को गति देता है। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग बैठे के बैठे रह जाएंगे जब तक उसको गति नहीं दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन निर्देशन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? निर्देशन का प्रेरणा होती है, सुपरविजन, लीडरशिप होती है, मैंने आपको बताया। डिसीजन मेकिंग नहीं होगा, ठीक है। और एक और कौन हो जाएगा? तो 3 तो यहां पर आ गए हैं, तो हमारा बचेगा चौथा, कम्युनिकेशन। यही हमारे 4 तत्व होते हैं, ठीक है। तो 1, 2, 3 और 4 ये 4 तत्व हो जाएंगे। डिसीजन मेकिंग यहां पर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंज, अब देखो क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे आपको, मेरे सबसे अच्छे क्वेश्चन आपको मिले भी होंगे। अकॉर्डिंग टू कुंज एंड ओडोनेल, व्हाट डज डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स? कुंज एंड ओडोनेल के अनुसार निर्देशन में क्या शामिल है? प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सबऑर्डिनेट्स, अधीनस्थों की योजना और संगठन। पाथ गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ सबऑर्डिनेट्स, अधीनस्थों का पथ प्रदर्शन और पर्यवेक्षण। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, भर्ती और चयन। और फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ सबऑर्डिनेशन, यानी कि अधीनस्थों का वित्तीय नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने स्क्रीन पर है। तो आप सभी जानते हैं कि यहां पर आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल आंसर आ रहा है और सभी आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पाथ गाइडेंस, ये कहा था कुंज और ओडोनेल ने, क्या कहा? पाथ गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ सबऑर्डिनेट्स, अधीनस्थों का पथ प्रदर्शन और पर्यवेक्षणीय कार्य ही जो है वो क्या कहलाता है? निर्देशन कहलाता है। एक्चुअल में ये कुंज एंड ओडोनेल की डेफिनेशन है। एक्चुअल में ये कुंज एंड ओडोनेल की क्या है? डेफिनेशन है। क्लियर है आप सभी को? जिसमें उन्होंने कहा कि अधीनस्थों का पथ प्रदर्शन और पर्यवेक्षण का प्रबंधकीय कार्य ही निर्देशन कहलाता है। ये पूरी उनकी डेफिनेशन हो जाएगी। मार्शल डिमोक के बारे में भी आपको एक बात बताऊंगा। प्रशासन में निर्देशन का क्या महत्व है? तो मार्शल डिमोक ने कहा निर्देशन कार्य प्रशासन का हृदय है, ये कहा था मार्शल डिमोक ने, ठीक है। तो देखो 2 चीजें यहां पर, निर्देशन प्रशासन का हृदय है, निर्देशन प्रशासन का हृदय है, यानी कि हम कह सकते हैं कि डायरेक्टिंग इज द हार्ट ऑफ मोटिवेशन। ये तो कहा था मार्शल डिमोक ने। किसने कहा था? ये तो कहा था हमें मार्शल डिमोक ने। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन भी हमें बीच में पूछ लेते हैं। तो निर्देशन प्रशासन का हृदय है, ये तो कहा था मार्शल डिमोक ने, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, और वो है अभिप्रेरणा प्रबंध का हृदय है। अभिप्रेरणा प्रबंधन का हृदय। कभी कभी क्या बीच में ऐसे कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अभिप्रेरणा प्रबंध का हृदय है,
यानी कि मोटिवेशन इज द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट। ये किसने कहा था? तो ये कहा था रेंसिस लिकर्ट ने। किसने कहा था? रेंसिस लिकर्ट ने कहा था कि अभिप्रेरणा प्रबंध का हृदय है। तो प्रशासन का हृदय है, तो भी ध्यान रखना है। कहां पर कहना चाह रहे हैं आप? अच्छा, यस, डायरेक्टिंग इज द हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यस, हिंदी में मैंने सही लिखा, इंग्लिश में मैंने मोटिवेशन कर दिया जल्दबाजी में। यस, बिल्कुल, यहां एडमिनिस्ट्रेशन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ, यस, प्रशासन कर दे। तो निर्देशन प्रशासन कर दे हैं, ये तो मार्शल डिमोक ने कहा है। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, कभी कभी क्या हम कंफ्यूजन इन दोनों के अंदर हो जाते हैं। तो यही लाइन यहां पर पूछी गई थी कि मार्शल डिमोक के अनुसार प्रशासन में निर्देशन का क्या महत्व है। तो आपको ध्यान रखना है, डायरेक्टिंग इज द हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये इन्होंने कहा था। निर्देशन एक द्वितीय कार्य है, ये आंसर नहीं होगा। निर्देशन एक द्वितीय कार्य है, आंसर नहीं होगा। ठीक है, डायरेक्टिंग इज अनरिलेटेड, ये तो हो ही नहीं सकता। और डायरेक्टिंग इज ओनली एप्लीकेबल टू द टॉप लेवल, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि निर्देशन तो सभी जगह पर होता है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? फाइनली ए ऑप्शन बनेगा, ए इज द राइट आंसर। निर्देशन के सिद्धांतों के अनुसार प्रभावी निर्देशन के लिए क्या आवश्यक है? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन, व्हाट इज द नेसेसरी फॉर इफेक्टिव डायरेक्टिंग? इफेक्टिव डायरेक्टिंग के लिए क्या जरूरी यहां पर जो है वो होता है? मैक्सिमम इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी कि अधिकतम व्यक्तियों का योगदान। पहला आपको यह ध्यान रखना है, अधिकतम व्यक्तियों का योगदान। दूसरा क्या हो जाएगा? अवॉइडिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, संगठनात्मक उद्देश्यों से बचना। या फिर इग्नोरिंग लीडरशिप रोल, नेतृत्व की भूमिका को नजरअंदाज करना। या फिर अवॉइडिंग कम्युनिकेशन, यानी कि संचार से बचना। तो ये किसने कहा था? जल्दी से आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 13 का। अब यहां पर क्या ध्यान रखना है कि प्रभावी निर्देशन क्या होगा? हम क्या कह रहे हैं यहां पर? हम ये कह रहे हैं कि प्रभावी निर्देशन हमारा कब होगा? तो हम सब जानते हैं कि प्रभावी निर्देशन हमारा कब होगा? जब हमें पता है कि हम मैक्सिमम, हम कह सकते हैं इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, जब अधिकतम व्यक्तिगत योगदान होगा, तभी जाके प्रभावी जो है वो क्या हो सकता है? निर्देशन हो सकता है। देखो, ये आंसर तो वैसे भी गलत है, आप समझ आएंगे। संगठनात्मक उद्देश्यों से बचना, ये नेगेटिविटी वाली बात कर रहा है। नजरअंदाज करने वाली बात भी नेगेटिव वाली हो रही है, और हमारे यहाँ पर संचार से बचने की बात भी नेगेटिविटी में हो रही है। तो आंसर हमें वैसे भी सेल्फ अंडरस्टूड हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस सुपरविजन? सुपरविजन को बेस्ट कौन डिफाइन करता है? कौन पर्यवेक्षण को सबसे अच्छी तरीके से परिभाषित करता है? डेलीगेटिंग अथॉरिटी टू एम्प्लॉइज फॉर टास्क कंप्लीशन, यानी कि कार्य पूरा करने के लिए कर्मचारियों को अधिकार सौंपना। डायरेक्टिंग, गाइडिंग एंड कंट्रोलिंग सबऑर्डिनेट्स ड्यूरिंग टास्क एग्जीक्यूशन, कार्य निष्पादन के दौरान अधीनस्थों का निर्देशन, मार्गदर्शन और नियंत्रण करना। मॉनिटरिंग हायर मैनेजमेंट फॉर एफिशिएंसी, उच्च प्रबंधन की दक्षता की निगरानी करना। या हम यूं कह सकते हैं कि डेवलपिंग स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस पॉलिसीज, यानी कि रणनीतिक संगठनात्मक नीतियों को विकसित करना। हमारे सामने क्या चारों ही हमारे जो है वो पर्यवेक्षण से रिलेटेड हमें पूछ रहा है, पर ये कह रहा है कि इनमें से सबसे बेस्ट डिफाइन पर्यवेक्षण को कौन करता है। तो आपने पर्यवेक्षण के बारे में एक बात सुनी होगी कि पर्यवेक्षण और निर्देशन में मुख्य अंतर क्या होता है। पहले अगर आपको वो पता है ना, तो इसका आंसर देने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं आपको थोड़ा सा एक पेज लेके बता देता हूं। देखिए, हमारे सामने दो चीजें आती है। एक तो आता है निर्देशन, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टिंग, और एक तरफ हमारा आता है पर्यवेक्षण, और जिसको हम क्या बोलते हैं? सुपरविजन। ठीक है, अब इसको हम समझ लेते हैं यहां पर। चलिए, निर्देशन क्या होता है? तो अधीनस्थों का, निर्देशन क्या होता है? अधीनस्थों का पथ प्रदर्शन, अधीनस्थों का पथ प्रदर्शन क्या? पर्यवेक्षणीय कार्य का प्रबंधन, ये तो हो जाएगा हमारा निर्देशन। अब बात करें सर सुपरविजन क्या होगा? तो सुपरविजन में हम ये देखते हैं कि कार्य निर्धारित मानदंडों के अनुसार पूरा हो रहा है या नहीं। यानी यूं कह सकते हैं कि जांचना या मापना। कार्य अपेक्षित निर्धारित मानदंड का मतलब क्या हुआ? निर्धारित मानदंड का मतलब यह हुआ कि अपेक्षित मानदंडों के अनुसार, एक्सपेक्टेड जो हमारे मेजरमेंट है उसके अनुसार कार्य जो है वो संपादित हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब मुझे बताओ कोई दिक्कत आ रही है? जब आपको डेफिनेशंस क्लियर है, आपको तरीका क्लियर है, तो आपका जो है वो काम हो जाएगा। चलिए, तो मेरे साथ ये परिभाषा आपको समझ में आ गई है, तो आंसर आपके लिए यहां पर कोई दिक्कत? यस, सुपरविजन टू सी एम्प्लॉइज डूइंग टास्क अकॉर्डिंग, ये तो बात हो गई है, निर्धारित मानदंड के अनुसार वो नहीं कर रहे हैं, बात वही आपने जो कहा है। ठीक है, चलिए अब देखो,
निम्नलिखित में से कौन पर्यवेक्षण को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित कर रहा है? कार्य पूरा करने के लिए कर्मचारियों को अधिकार सौंपना, ये नहीं हो सकता। डायरेक्टिंग, गाइडिंग एंड कंट्रोलिंग सबऑर्डिनेट्स ड्यूरिंग द टास्क एग्जीक्यूशन, कार्य निष्पादन के दौरान अधीनस्थों का निर्देश, मार्गदर्शन, नियंत्रण, यही आंसर इसका सही आ रहा है। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 14 का जो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर जो है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जिसकी डिटेल आपको मैंने यहाँ पर जो है वो समझा दी है। चलिए 15 नंबर, पर्यवेक्षण की विशेषता नहीं है। व्हाट इज नॉट अ फीचर ऑफ सुपरविजन? सुपरविजन का कौन सा फीचर नहीं होगा? चलिए, डायरेक्ट रिलेशनशिप विद एम्प्लॉइज, कर्मचारियों के साथ प्रत्यक्ष संबंध, आराम से समझना। इन्वॉल्वमेंट इन ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी मेकिंग, संगठनात्मक नीति निर्माण में भागीदारी। मिनिमम ऑथोरिटी कंसल्टेशन, न्यूनतम अधिकार सत्ता। और कर्मचारी प्रेरणा पर अधिक ध्यान। वैसे क्वेश्चन बहुत सेल्फ इंटरेस्टेड है, ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। नीति निर्धारण में हमारा इसका काम नहीं होता है, नीति निर्धारण की भागीदारी में हमारा जो है वो पर्यवेक्षण का काम नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर भी है। अब देखो पहला सही क्यों हुआ? ये कर्मचारियों से डायरेक्टली, कर्मचारियों के साथ डायरेक्टली प्रत्यक्ष संबंध होता है। देखो ये होता है टॉप लेवल, ये होता है मिडिल लेवल, और ये होता है हमारा लोअर लेवल। ठीक है, और ये होता है हमारा नॉन मैनेजरियल लेवल। ठीक है, अब देखो यहां पर मेन चीज क्या है? टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तो लोअर लेवल पे हमारे सुपरवाइजर यहां पर होते हैं। तो यहां पर ये एम्प्लॉय के साथ, क्लर्क के साथ, एम्प्लॉय हो गए, क्लर्क हो गए, इन लोगों के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है इनका, तो प्रत्यक्ष संबंधित होते हैं। बिल्कुल सही है। और न्यूनतम अधिकार सत्ता है। जितना आप हायर अथॉरिटी जाओगे, जितना आप लेवल्स के अंदर ऊपर जाओगे, आपका जो है वो अधिकार बढ़ेंगे। आपके क्या होंगे? अधिकार बढ़ेंगे। तो सुपरवाइजर यहां आ रहा है हमारा, तो सुपरवाइजर के पास न्यूनतम अधिकार सत्ता होती है। ठीक है, और कर्मचारी प्रेरणा पर ध्यान देते हैं, क्योंकि इसका काम ही क्या है? उनको मोटिवेट करना, ये सब काम करना। तो कुल मिलाकर संगठनात्मक नीति निर्धारण में भागीदारी तो यहां पर होते हैं, सीईओ लेवल पे होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बीओडी होते हैं, वो करते हैं। तो इसका यहां पर कोई रोल नहीं है, नीति निर्माण ये कभी नहीं करते हैं। तो आंसर इस वजह से हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को समझिए और ढंग से आंसर दीजिए। कीथ और डेविस के अनुसार, अब यहां पर परिभाषा वाला क्वेश्चन अगेन, पर्यवेक्षण की प्राथमिक भूमिका क्या होती है? कीथ और डेविस के अनुसार बना दिए। आंसर सारे सही है, लेकिन कीथ और डेविस ने जो है वो यहां पर पर्यवेक्षण को लेकर क्या प्राथमिक भूमिका हमें बताई है? फॉर्मुलेटिंग लॉन्ग टर्म बिजनेस स्ट्रेटेजीज, दीर्घकालीन व्यवसायिक नीतियां, रणनीतियां बनाना। एक्टिंग एज अ मैनेजर फॉर टॉप लेवल एग्जीक्यूशंस, शीर्ष प्रबंधन के लिए प्रबंधक के रूप में कार्य करना। डायरेक्टिंग द वर्क फॉर एम्प्लॉइज एंड बीइंग अकाउंटेबल टू हायर मैनेजमेंट, ये कह रहा है कि कर्मचारियों के कार्यों का निर्देशन भी करना और उच्च प्रबंधकों के प्रति जवाबदेह होना। अकाउंटेबिलिटी का मतलब जिम्मेदार या उत्तरदायित्व। हैंडलिंग एक्सटर्नल रिलेशंस ऑफ द कंपनी, कंपनी के बाहरी संबंधों को संभालना। और हमें किसके अनुसार बताना है? ये हमें कीथ डेविस के अनुसार बनाना है। तो कीथ डेविस की परिभाषा जिन सभी को याद है वो अच्छे से आंसर दे पाएंगे। उन्होंने कहा था कि कर्मचारियों के कार्यों का निर्देशन करना और उच्च प्रबंधन के प्रति उत्तरदायित्व होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निर्देशन और पर्यवेक्षण के बीच मुख्य अंतर क्या है? अब मैंने आपको यहां अंतर बता दिया, देखिए आप ये देखिए, ये क्वेश्चन यहां पर भी काम आ रहा है। मैंने यहां अंतर आपको बता दिया है, तो मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? निर्देशन और पर्यवेक्षण के बीच मुख्य अंतर क्या है? आपको ये यहां पर बताना है। चलिए, डायरेक्शन इन्वॉल्व्स सेटिंग पॉलिसीज व्हाइल सुपरविजन इन्वॉल्व्स इंप्लीमेंटिंग देम। निर्देशन नीतियों को निर्धारित करता है, जबकि क्या कह रहा है क्वेश्चन? निर्देशन नीतियों को निर्धारित करता है, जबकि पर्यवेक्षण उन्हें लागू करता है। क्यों? चलिए, कुमार हर्षित जी कह रहे हैं कि जीएम सर जी पुराने टेस्ट के कंप्लीट 100 क्वेश्चंस के वीडियो कब तक आएंगे? पुराने टेस्ट के 100 वीडियोस देखो, अकाउंटेंसी के आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिलेंगे, मैं आपको बता दूं। और बिजनेस के मैं आपको डेली करवा रहा हूं। बिजनेस के आप देख रहे हैं रेगुलर बेसिस पे हो रहे हैं, अकाउंटेंसी के आपको ओनली एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। उसके लिए मैं आज सर से बात करता हूं। आपका मैसेज हमारी टीम ने नोट कर लिया है, ठीक है? वही मैं बार बार वही मैसेज आ रहा है आपका, सर अकाउंट सोल्यूशन कब तक मिलेंगे? अंजू जी कह रहे हैं। तो अंजू जी देखिए, मेरे हमारी टीम है, उसमें उन्होंने मैसेज को नोट कर लिया है। तो मैं आज हमारी टीम से बात करता हूँ। ये बात आपका क्वेश्चन सही भी कहना है कि रेगुलर मुझे स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर अकाउंटेंसी के क्वेश्चन कब मिलेंगे? 10-11 टेस्ट हो गए थे, आपकी बात भी सही और आप जिन्हें कह रहे हो उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है? और आप हमारे एप्लीकेशन स्टूडेंट है तो आपका बिल्कुल यहाँ पर कहना बनता है। मैं आज ही हमारे सर से बात करूंगा, ठीक है? और हमारी टीम ने इसका स्निप टूल ले लिया है, स्क्रीनशॉट, और हमारी टीम जो है वो डायरेक्टली बात करेगी, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिए। अब यहां पर मैं क्या कह रहा हूं? व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन डायरेक्शन एंड सुपरविजन? तो मैंने आपको क्या बताया, निर्देशन क्या है? अधीनस्थों का पद प्रदर्शन और पर्यवेक्षणी कार्य है, जबकि सुपरविजन में हम ये जांचते हैं कि निर्धारित मापदंडों के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है? तो पर्यवेक्षण उच्च प्रबंधन, अब देखो इसका आंसर ऑटोमेटिक गलत कर लो, सही आपको मिल जाएगा। पर्यवेक्षण उच्च प्रबंधन से केंद्रित होता है, ये बात हो ही नहीं सकती, जबकि निर्देशन समय ये तो बिल्कुल ही गलत हो रहा है, ठीक है? निर्देशन कर्मचारियों के साथ प्रत्येक संबंध, जबकि पर्यवेक्षण नहीं करता, ये तो बिल्कुल गलत है। पर्यवेक्षण तो और ज्यादा संबंध रखता है उनके साथ। पर्यवेक्षण निर्देशन एक दूसरे के स्थान पर उपयोग नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये दोनों ही जरूरी है, एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाने वाले शब्द नहीं हो सकते। अगर ये होते हैं तो हम कभी भी मैनेजमेंट और सुपरविजन, डायरेक्शन और सुपरविजन का अध्ययन अलग अलग नहीं कर रहे होते। आंसर हो जाएगा सबसे बेस्ट यहाँ पर ए ऑप्शन। निर्देशन नीतियों को निर्धारित करता है, जबकि पर्यवेक्षण उन्हें एम्प्लॉय करता है, उन्हें लागू करता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हु डिफाइंड सुपरविजन एज द एफिशिएंट यूज ऑफ ह्यूमन स्किल्स टू अचीव स्पेसिफाइड आउटकम्स?
क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न किसने पर्यवेक्षण को निर्धारित परिणाम प्राप्त करने के लिए मानव कौशल के कुशल उपयोग के रूप में जो है वो परिभाषित किया है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, पढ़िए और अच्छे से आंसर दीजिए। हु डिफाइंड सुपरवाइजन एज द एफिशिएंट यूज ऑफ ह्यूमन स्किल्स टू अचीव स्पेसिफाइड आउटकम्स। निर्धारित परिणाम प्राप्त करने के लिए आप क्या कर रहे हो, मानव कौशल का कुशल उपयोग करना ही निर्देशन है। ये किसने कहा, सॉरी पर्यवेक्षण है। जोसेफ एल मेसी ने कहा, कीथ एंड डेविस ने कहा था, या फिर जॉर्ज टेरी ने कहा, या फिर न्यूनर एंड किलिंग ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने अवेलेबल है। परिभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन है, अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप डायरेक्टली हमें दे सकते हो। तो ये जो कहा था वो कहा था जॉर्ज टेरी ने। जॉर्ज टेरी का स्टेटमेंट जिन्होंने कहा कि निर्धारित परिणाम प्राप्त करने के लिए मानव कौशल का सही उपयोग करना ही सुपरविजन कहलाएगा। किसी संगठन में पर्यवेक्षण की भूमिका होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर रोल ऑफ सुपरवाइजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर रोल ऑफ सुपरवाइजर इन ए ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिसी फॉर्मुलेशन, नीति निर्माण, मेंटेनिंग हेल्दी इंडस्ट्रियल रिलेशंस यानी कि स्वस्थ औद्योगिक संबंध बनाए रखना, वित्तीय ऑडिट रिपोर्ट बनाना, या सेटिंग स्ट्रेटेजिक गोल्स। तो आप सब जानते हैं संगठन में पर्यवेक्षण की भूमिका क्या है, स्वस्थ औद्योगिक संबंध बनाना ये होता है। नीति निर्माण तो हमारा उच्च स्तर पे होता है, तो ये तो पर्यवेक्षक का काम ही नहीं है, ये तो उच्च स्तर पे होता है, टॉप लेवल पे। और पर्यवेक्षक तो हमारा कहाँ आता है, पर्यवेक्षक तो हमारे निचले लेवल पे आता है। फाइनेंशियल ऑडिट का काम ये थोड़ी करता है, ये तो हमारा ऑडिटर करता है, ठीक है, ये तो हमारा ऑडिटर करता है, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, और वो भी इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, ठीक है। और रणनीतिक लक्ष्य निर्धारित करना ये भी टॉप लेवल पे होता है। कहां होता है, टॉप लेवल पे होता है। तो मेरे हिसाब से आंसर आपको क्लियर हो चुका होगा। 19 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 19 का जो आंसर यानी कि 19 का आंसर जो है वो हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 19 के बाद चलते हैं 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, अच्छे से पढ़ो और आंसर दो। 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी नहीं है। मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज, कर्मचारियों को प्रेरित करना, इंश्योरिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सेटिंग हायर मैनेजमेंट पॉलिसीज, या प्रोवाइडिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो देखो ये कह रहा है कौन सी जिम्मेदारी नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा, वैसे पता लग रहा है हमें, सी ऑप्शन, उच्च प्रबंधक नीतियों को निर्धारित करना, ये टॉप लेवल का है। बाकी प्रेरित करना होता है संचार सुनिश्चित करना या नौकरी पर प्रशिक्षण देना भी हो सकता है, लेकिन हमारा बी सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अधीनस्थों के संबंध में पर्यवेक्षण का प्राथमिक फोकस क्या होता है। डिसिप्लिन देम हार्शली यानी उन्हें कड़ी सजा देना, इंकरेजिंग टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन, टीम वर्क और समन्वय को प्रोत्साहित करना, ओवरलोडिंग देम विजिट उन्हें कार्यों से भर देना, या फिर प्रत्यक्ष संपर्क से बचना। देखो ये नहीं होता, ये नहीं होता, सामने देखना है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 21 का जो आंसर है वो हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा, फाइनली बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। मध्यस्थ के रूप में पर्यवेक्षक की भूमिका क्या होती है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमारा जो 22वां क्वेश्चन है वो में कह रहा है कि मध्यस्थ के रूप में पर्यवेक्षक की भूमिका क्या होती है। व्हाट रोल डज अ सुपरवाइजर प्ले एज एन इंटरमीडिएटरी, एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन टॉप मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, उच्च प्रबंधक और श्रमिकों के रूप में कड़ी के रूप में कार्य करता है। फोकसेस सोलली ऑन रिसोर्सेज एलोकेशन, केवल संसाधन आवंटन पर ध्यान केंद्रित करता है। डेवलप्स कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजीज, कॉर्पोरेट रणनीतियां विकसित करता है, या अवॉइड्स कंफ्लिक्ट रिजोल्यूशन, संघर्ष समाधान से बचता है। अब यहां पर बात क्या हो रही है, मध्यस्थ के रूप में हो रही है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, 22 में कह रहा है कि मध्यस्थ के रूप में पर्यवेक्षक की भूमिका क्या हो रही है। तो ढंग से पढ़िए और फिर आंसर दीजिए आप। हम बताएं कि जब मध्यस्थ के रूप में बात आती है तो हम यूं कह सकते हैं कि एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन टॉप मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, या टॉप भी हो सकता है, अगर यहां पर मिड लेवल भी आ जाए तो भी आंसर सही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आंसर बनेगा हमारा वन एंड ओनली वन, ए ऑप्शन। देखो केवल संसाधन आवंटन, ये केवल एक उसका नैरो सेंस में काम हो जाएगा, कॉर्पोरेट रणनीति का काम तो वैसे भी नहीं करता है, ये तो हमारा टॉप लेवल पे हो जाएगा। संघर्ष समाधान से क्यों बचेगा, अरे वो तो संघर्ष को दूर करेगा ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। 23, पर्यवेक्षकों को मित्र कहा जाता है। ये आंसर बिल्कुल बता दो, इजी है। पर्यवेक्षक, एक समय था जब पर्यवेक्षकों को चांडाल या जंगली सांड कहा जाता था, आपने पढ़ा होगा, क्योंकि एक्चुअल में पहले सुपरवाइजर की भूमिका ये होती थी। सुपरवाइजर का मतलब क्या है, केवल निरीक्षण करना, कमियां निकालने वाला। पहले निरीक्षण या कमियां निकालने वाला माना जाता था। क्या माना जाता था, पहले पर्यवेक्षण को केवल क्या मानते थे, कमियां या निरीक्षण के दौरान केवल ये मानने वाला कि वो तो कमी निकालने के लिए आया। लेकिन आज पर्यवेक्षक हमारे साथ एज ए मित्रवत भी काम करता है, एज ए फिलोसोफर भी होता है, गाइडेंस भी होता है। तो हम कह सकते हैं कि पर्यवेक्षकों को हम कह सकते हैं कि क्या कहा जाता है, पथ प्रदर्शक। इसीलिए तो कहा जाता है पथ प्रदर्शक, वह मित्र कहा जाता है। एक समन्वयक की भूमिका में होता है वो, एक समन्वयक की भूमिका में होता है। कौन, हमारा पर्यवेक्षक, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले पर्यवेक्षकों को क्या माना जाता था, मैंने आपको बता दिया। पहले पर्यवेक्षकों को जंगली सांड हो गया, ठीक है, या फिर चांडाल खोपड़ी, ये माना जाता था। यानी केवल कमी निकालने वाला,
यानी केवल कमी निकालने वाला पहले माना जाता था, लेकिन आज कमी को आज क्या माना जाता है? आज पर्यवेक्षकों को जो है वो अधीनस्थों का, श्रमिकों का मित्र, दार्शनिक, पर्यवेक्षक या हम कह सकते हैं कि पथ प्रदर्शक, इन सभी रूप में यहाँ पर जो है वो जाना जाता है। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? 23 का जो है वो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? किसने कहा कि पर्यवेक्षक में कार्य निष्पादन सम्मिलित होता है? हु सेड दैट सुपरविजन इंक्लूड्स टास्क एग्जीक्यूशन? जॉर्ज टेरी, न्यूनर एंड किलिंग, कीथ एवं डेविस या जोसेफ एल मेसी? क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूं। यहां पर हो जाएगा न्यूनर एंड किलिंग। ये इन्होंने कहा था कि पर्यवेक्षण में कार्य का निष्पादन भी जो है वो हमारा सम्मिलित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने। किसने कहा कि पर्यवेक्षण का शाब्दिक अर्थ ऊपर से देखना है, अर्थात जिसका तात्पर्य है आमने सामने का संपर्क? Who said that the liberal meaning of supervision is to look from above, implying face to face contact? जॉर्ज टेरी, न्यूनर एंड किलिंग, कीथ एवं डेसी या फिर जोसेफ एफ मेसी? तो ये कहा था जोसेफ एल मेसी ने। इन्होंने कहा कि पर्यवेक्षण का मतलब ये होता है कि आमने सामने का संपर्क, यानी कि टू लुक फ्रॉम अबोव या इंप्लाइंग फेस टू फेस कम्युनिकेशन, फेस टू फेस कॉन्टेक्ट, ये कहा था जोसेफ एल मेसी ने। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? 25 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। 26 क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से दीजिएगा इसका आंसर। पर्यवेक्षक को ऐसे प्रबंधक के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है जो अपने से उच्च प्रबंधक के प्रति उत्तरदायी है और जिसका प्रमुख कार्य श्रमिकों के कार्य का निर्देशन करना है। ये किसने कहा था? अ सुपरवाइजर मे बी डिफाइंड एज अ मैनेजर हु इज अकाउंटेबल टू अ हायर लेवल मैनेजर एंड इज प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टिंग द वर्क ऑफ एम्प्लॉइज। हु शेयर्ड दिस स्टेटमेंट? क्वेश्चन नंबर 10। चलिए तो अब आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा यहाँ पर क्लियर हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। नेतृत्व और प्रबंधन है, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट बोथ आर समानार्थी, सिनोनिम, एक दूसरे से भिन्न, एक दूसरे के पूरक या एक दूसरे के प्रतिद्वंदी। नेतृत्व और प्रबंधन ये तो क्लियर है कि एक तो हो नहीं सकते, हम सब जानते हैं, तो ये एक दूसरे से भिन्न होंगे। क्योंकि कार्य हैं संगठन में संचार प्रणाली स्थापित करना, एस्टेब्लिशिंग अ कम्युनिकेशन सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन, विभिन्न व्यक्तियों से आवश्यक कार्य करवाना, गेटिंग नेसेसरी वर्क डन फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल्स, समूह के भीतर संचार मार्गों का निर्धारण करना, डिटरमिनाइंग चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन विद इन द ग्रुप या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29 आप सभी के सामने, जल्दी से दीजिए क्वेश्चन नंबर 29 का। तो ये क्या कहा, किसने कहा था? चेस्टरली बर्नार्ड ने कहा। तो चेस्टरली बर्नार्ड के अनुसार अगर आप नेतृत्व के कार्य पढ़ें तो उन्होंने सारे कार्य बताए थे। संगठन में संचार प्रणाली स्थापित करना भी है, विभिन्न व्यक्तियों से आवश्यक कार्य करवाने के लिए भी बोला, और समूह के भीतर मार्गों का निर्धारण। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? डी ऑप्शन, डी इज द राइट आंसर। नेतृत्व समूह में उत्पन्न होने वाले विवादों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कि किसमें? तो आप सभी को ध्यान रखना है, मतभेद और जो संघर्ष हमारे होते हैं, डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे जो होते हैं, इनके बीच में हमें समाधान ढूंढने का हमारा काम जो है वो करता है। कौन करता है? नेतृत्व करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हेनरी फ्योल ने एक सफल नेता में क्या गुण बताए हैं? अगर आपने हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंधन के अंदर गुण पढ़े हैं तो हेनरी फ्योल का आपको ध्यान रखना है, इन्होंने 5 गुण बताए थे, जिसमें पहला आता है स्वास्थ्य एवं शारीरिक गुण, ये पहला आ जाएगा। योग्यता एवं मानसिक गुण दूसरा आ जाएगा। नैतिक गुण यहाँ पर तीसरा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ज्ञान चौथा है और प्रबंध की योग्यता 5वां। इन्होंने 5 गुण बताए थे, तो आंसर हमारा क्या बनेगा? डी ऑप्शन, ठीक है। हेनरी फ्योल ने एक प्रबंधन के अंदर एक सफल नेता में 5 गुण बताए थे। नेतृत्व एक लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में अंतर्व्यक्तिक प्रभाव डालने की योग्यता है, यह मत किसका है? लीडरशिप इज द एबिलिटी टू एक्सर्ट इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस टुवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ अ गोल हुज ओपिनियन इज दिस? कुंज एंड ओडोनेल, कीथ डेविस, पोलहर या ब्लेंचर्ड? क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने स्क्रीन पर है, समझिए उसका आंसर दीजिए। तो ये कहा था कुंज एंड ओडोनेल ने। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? 32 का जो हमारा आंसर है वो यहां पर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने। नेतृत्व शैली वह तरीका है जिससे एक नेता अपने अनुयायियों को प्रभावित करता है, यह परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दी गई? लीडरशिप स्टाइल इज द मैनर इन विच अ लीडर इन्फ्लुएंसेस हिज फॉलोअर्स, व्हिच मैनेजमेंट स्कॉलर गिव दिस डेफिनेशन? ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 33 आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर ये फ्रेड लुथांस के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? फ्रेड लुथांस के द्वारा। सारे फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो आपको ये चीजें जो है वो ध्यान में रखनी है। क्लियर है आप सभी को? ये चीजें आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। तो मेरे हिसाब से जिन्होंने भी पेपर दिया है उनको लगा होगा निश्चित रूप से क्वेश्चन का लेवल है। मुझे बताइए आप सभी को लगा क्या? सर फ्योल के पास पढ़ते हैं हम, ये सब टेरी वेरी के क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे? फिर आपने सही कहा, मैंने क्वेश्चन के काफी लेवल्स रखे हैं यहाँ पर। एक बार आप मुझे बताइए, मुझे लग रहा है मैक्सिमम को इसका लेवल लगा होगा कि सर निश्चित रूप से यहाँ पर जो है वो लेवल है। जिसको पेपर इजी लगा मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, किसको पेपर बहुत इजी लगा, क्वेश्चन बहुत इजी है? मेरे साथ सबको निश्चित रूप से लगा होगा सर बहुत लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर मैंने दिए। कम से कम इस 50 में से 20 क्वेश्चन लेवल के थे, जो कि फैक्चुअल और प्रबंधन के सीधे सीधे कंटिन्यूअली किसके क्वेश्चन थे? परिभाषाओं के क्वेश्चन थे। तो मुझे लगा कि आपको 100% क्वेश्चंस के लेवल लगे होंगे। इस बीच कुछ स्टूडेंट हमारे साथ और जुड़ चुके हैं, तो सभी का यहाँ पर इस सेशन के अंदर मैं धन्यवाद देता हूँ। सर अकाउंट के क्वेश्चन का भी सोल्यूशन करवाएंगे कि प्लीज? बिल्कुल करवाएंगे, बिल्कुल 100%, लेकिन एप्लीकेशन पे होगा। अजय जी मैं आपको बता दूं, अकाउंटेंसी के क्वेश्चन आपको हमारे यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब हम सारे क्वेश्चन करवा देंगे तो हमारे उन बच्चों को हम क्या जवाब देंगे जो कह रहे हैं कि सर हमें तो टेस्ट सीरीज दिला दी और फिर आप सोल्यूशन करा रहे हो, तो हमें क्या मतलब? तो मैं आपको बता दूं,
अकाउंटेंसी के सॉल्यूशन उन्हीं को मिलेंगे जिन्होंने हमारी टेस्ट सीरीज परचेज की है। क्या अजय जी आपने टेस्ट सीरीज ली है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए अजय जी। सर सारे टेस्ट का लेवल बहुत अच्छा है। बिजनेस का अब लगा आपको? क्वेश्चन ऐसे खुद के मैंने निकाले हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे करवाएंगे। हो सकता है टेस्ट में आप गलती कर दे, लेकिन यहां पर सॉल्यूशन में आपको जो सुधार होगा उसके बाद आप कभी गलती नहीं करेंगे और एग्जाम में आप अच्छे से अच्छा कर जाएंगे। फैक्चुअल छोड़ के सब इजी था, उसे कोई मतलब नहीं। फैक्चुअल क्वेश्चन ही थे 15 से 20 क्वेश्चन 50 में से। ठीक है, एक बार सभी स्टूडेंट से बात कर लेते हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार सबसे बात कर लेते हैं। ठीक है, प्रीति जी, शिवम जी, पूजा जी, धीरज जी, शिवम जी, सुरेश जी, मनीष जी, मानसी जी, सुरेश जी, शिवम जी, किशु पंडित जी, सुरेश जी भी यहाँ 2-3 है, शैल सिंह जी, साहिल जी, शत्रुघ्न जी, बिल्कुल नमस्ते, राधे राधे, गुड इवनिंग शत्रुघ्न जी। ठीक है, धीरज जी, साहिल जी, शिवम जी, सुरेश पांडे जी, सुरेश श्रीकोटी जी। एक बार आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूं मैं, कुछ भी आपका क्वेश्चन है आप मुझे पूछ लीजिए ताकि हम आगे वापस क्वेश्चन कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, और आप सभी को मैं बता दूं आज हमारे डायरेक्टर सर आप सबसे मिलने आ रहे हैं 7 बजे। ठीक है, आप सभी को पता होगा, आपने हमारे यूट्यूब पे जो है वो ऑलरेडी प्री शेड्यूल्ड सेशन देखा होगा। ठीक है, आरपीसी अड्डा का हमारा जो 16 जुलाई को फाउंडेशन डे है, आज 14 जुलाई यानी परसों हमारा फाउंडेशन डे है। तो फाउंडेशन डे को लेकर सर आपसे रूबरू होंगे, बहुत सारी बातें आपसे करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि आपको कुछ ऑफर्स भी दिए जाएं, कुछ फायदे की बातें भी आप के लिए हो सकती हैं। तो सर आपसे रूबरू होंगे 7 बजे, तो आप सेशन के अंदर सभी बने रहिएगा, है ना। सेशन के अंदर आप कोशिश कीजिए कि आप सभी जो है वो बने हुए रहें। इंदर जी बिल्कुल स्वागत है आपका, आप थोड़ा लेट आए इंदर जी। चेतन जी पांडे नमस्कार। ठीक है, शिवम जी, अजय जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आपको मैंने क्वेरी मेरे बता दी। कुसुम जी बिल्कुल नमस्ते। ठीक है, तो आपको मैंने सारी बातें बताई दी है। आपको मेन बात क्या ध्यान रखना है कि मैंने बताया कि आपको अकाउंटेंसी का सॉल्यूशन केवल और केवल हमारे उन्हीं का मिलेगा जो जिन्होंने एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज परचेज करी है। अकाउंटेंसी का सॉल्यूशन आपको हम यूट्यूब पे नहीं देंगे। क्यों? उसका रीजन है कि हमारे बच्चे हमें पूछते हैं कि हमें उनको भी जवाब देना होता है। वो पूछते हैं कि सर आपने फिर हमें यूट्यूब पे करवाना था तो हमने टेस्ट सीरीज क्यों ली? सही बात है ना, सीधी सी बात है। हम यूट्यूब पे आ जाते फ्री में, तो फिर हमने कहा कि नहीं, फिर सारे सॉल्यूशन नहीं देंगे। तो हमारी पूरी प्लानिंग हुई, तो हमने डिसाइड किया कि बिजनेस का सर आप यूट्यूब पे भी करवा दो, लेकिन अकाउंटेंसी वाले सर ने बोला कि हम एप्लीकेशन भी करवाएंगे। ठीक है, चलिए शिवम जी किसके लिए कह रहे हैं? कार्टून किंग जी, आप कार्टून किंग जी ये नमस्ते, बिल्कुल। अच्छा आपका नाम है इसलिए, ओके ओके। कार्टून किंग जी बहुत स्वागत है इस सीरीज के अंदर, थोड़ा आप लेट आए हैं। हमारे 34 क्वेश्चन हो गए, अब 16 क्वेश्चन ही बच रहे हैं। तो चलिए अब देरी नहीं करेंगे, सबसे हमारी बात हो चुकी है यहाँ पर। ठीक है, कुसुम जी आप भी 24 हैं? अच्छा अच्छा जी, कुसुम जी कहाँ से हैं आप? ठीक है, चलिए तो हम फिलहाल स्टार्ट करते हैं। अब आगे आपका क्वेश्चन देते रहिए, आंसर देते रहिएगा। ठीक है, आगे के जवाब भी हम आगे यहाँ पर जो है वो करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने स्क्रीन पर है। 34 का जल्दी से आंसर दे दीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर दीजिए मुझे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 34, चलिए तो यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है कि किसने कहा कि संचार प्रबंधन प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए एक स्नेहक का काम करता है। कम्युनिकेशन एक्ट्स एज द लुब्रिकेंट फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द मैनेजरियल प्रोसेस। तो ये कहा था जार टेरी ने कहा था। और जारा टेरी ने एक बात और बोली, उन्होंने कहा कि प्रबंधन के अंदर जो संचार है, संचार जो है वो क्या करता है, प्रबंधन प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए जो है वो एक स्नेहक का काम करता है या एक चिकनाई के समान काम करता है। ये बात भी इन्होंने ही कही थी। इन्होंने कही थी, तो वो मैं जो है वो हमारे जॉर्ज आर टेरी ने ही कही थी। तो क्वेश्चन नंबर 34 जो है वो उसका आंसर फाइनली क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर देखते हैं। वह कौन सा संचार का प्रकार है जो अधीनस्थों से उच्च प्रबंधकों की ओर होता है? चलो यहां पर मैं आपको बहुत सारी चीजें और समझा देता हूं। यहाँ पर आपको बहुत अच्छी सी चीजें यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप देखिए, प्रवाह की दिशा के आधार पर आपको बता दूं, प्रवाह की दिशा के आधार पर संचार 4 प्रकार का होता है। प्रवाह की दिशा के आधार पर, यानी हम यूं कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो। यहां पर आपको मैं सारे ही कम्युनिकेशन क्लियर करवा देता हूं। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। वो 4 कौन कौन से? तो देखिए, एक तो होता है हमारा अपवर्ड, एक होता है हमारा डाउनवर्ड, एक होता है हमारा हॉरिजॉन्टल, और एक हमारा होता है वर्टिकल। सॉरी, वर्टिकल हम इसको नहीं कहेंगे, एक हम बोलेंगे डायगोनल। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। ऑन द बेस, अपवर्ड का मतलब क्या होता है? जो संचार नीचे से ऊपर की ओर होता है, यानी हम यूं कह सकते हैं बॉटम टू टॉप होता है, तो हम उसको बोलते हैं अपवर्ड। यानी कि जैसे अधीनस्थ अपनी कोई बात ऊपर के लेवल पे पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो डाउनवर्ड कौन सा होता है? जो ऊपर से नीचे की ओर हो। ठीक है, यानी कि सुपरवाइजर हमारे टॉप लेवल से बॉटम की ओर हो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल का मतलब समान प्रकार का हो, और डायगोनल का मतलब क्या होता है? दो विभिन्न पदों पर रहने वाले व्यक्ति जब आपस में बात करें तो उसको डायगोनल कहते हैं। और ये हमारा कहां से बना? ये बना हमारा प्रवाह की दिशा के आधार पर। ठीक है, अब बात करें सर संबंधों के आधार पर भी बता दो। संबंधों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, संबंधों के आधार पर 2 प्रकार का होता है।
ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशंस, दो प्रकार का होता है, और वो होता है हमारा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। शब्दों के आधार पर दो प्रकार का होता है, यह जगह का मैं लिख नहीं पा रहा हूं मैं, शब्दों के आधार पर भी दो होता है, शाब्दिक और गैर शाब्दिक। शाब्दिक और गैर शाब्दिक हो जाएगा, ठीक है। और एक होता है हमारा संगठन के अनुसार, यानी कि सूचनाओं के अनुसार। सूचनात्मक जो होता है वो तीन प्रकार का होता है, आपने सुना होगा। अंतर व्यक्ति होता है, एक होता है हमारा संगठनात्मक, आपने सुना होगा ये चीजें, ठीक है। तो संचार के अलग अलग प्रकार के हमारे टाइप्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन हमें भी यहां पर पूछ रहा है, प्रवाह की दिशा के आधार पर हमें पूछ रहा है। एक होता है क्षेत्र के आधार पर, आपने और पढ़ा होगा, मुझे जैसे से याद आ रहा चीजें मैं आपको बताऊं। क्षेत्र के आधार पर, यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप या एरिया, दो प्रकार का होता है, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। जब संचार संगठन के अंदर के व्यक्ति आपस में करते हैं, जैसे अधिकारी और कर्मचारी के बीच, तो आंतरिक संचार है। लेकिन अगर आप एक संचार का व्यक्ति, हमारे हम कह सकते हैं कि संगठन का व्यक्ति किसी बाहरी व्यक्ति से बात करे, जनता से, सप्लायर से, इन्वेस्टर से, तो वो बाहरी संचार होता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कौन सा संचार का प्रकार है जो अधीनस्थों से उच्च प्रबंधन की ओर होता है। अधीनस्थ जब उच्च प्रबंधक से बात करें तो आपको पता लग गया होगा वो कौन सा होता है, अपवर्ड होता है। कौन सा होता है, अपवर्ड होता है। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा, 35 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, ठीक है, ये हो जाएगा। हाँ यस, वो भी हो जाएगा हमारा औपचारिक अनौपचारिक। अनौपचारिक में आ जाएगा वो हमारा, आप जो पूछ रहे हो वो यहां पर आएगा। अनौपचारिक में आ जाएगा हमारा वो ग्रेप वाइन, यहां पर आता है, ठीक है, ये भी याद रखना है। चलिए, नहीं डायगोनल में जरूरी नहीं है, डायगोनल में जरूरी नहीं है कि हमारा ग्रेप वाइन हो। डायगोनल में तो दो अलग अलग पदों वाले व्यक्ति बात कर सकते हैं। जैसे हमारा सुपरवाइजर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कोई बात कर रहा है तो वो जरूरी नहीं है कि वो हमारा इंफॉर्मल हो। इंफॉर्मल का मतलब तो होता है कि यहां पर हमें ध्यान रखना है कि जब संचार पद, स्थिति और योग्यता के आधार पर नहीं हो रहा है, हम जनरली बात कर रहे हैं, लंच के टाइम में टिफिन में शेयर करते हुए, चाय पीने के दौरान है, या नॉर्मली कैजुअली बात हो रही है, वो इंफॉर्मल होता है। दो पदों पर इसका मतलब ये नहीं है, वो तो यूं, इसकी परिभाषा आपने इसलिए समझ ली, मैं आपको बता देता हूं। जब हम कह सकते हैं कि दो व्यक्तियों के बीच प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग संबंध विद्यमान नहीं है, तो फिर हमारा वो इंफॉर्मल का पार्ट बनेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो चुका होगा, आंसर हो जाएगा 35 का यहां पर सी ऑप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने, ब्रह्म संचार का सबसे बड़ा शत्रु है इल्यूशन। इल्यूशन इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ कम्युनिकेशन। ये किसने कहा था कि ब्रह्म संचार का सबसे बड़ा शत्रु है, ये किसने कहा था, जल्दी से आंसर दीजिए। ब्रह्म संचार का सबसे बड़ा शत्रु किसने कहा था, इल्यूशन इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये W.H. वाइट ने कहा था। W.H. वाइट ने कहा कि संचार में कहीं पर भी भ्रम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इज इट क्लियर नाउ, यस। निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक संचार की विशेषता नहीं है, औपचारिक की कौन सा विशेषता नहीं है, एक पूर्व निर्धारित मार्ग का अनुसरण करता है, बिल्कुल ये तो औपचारिक में होता है, क्योंकि यहाँ पर पद, स्थिति, योग्यता के आधार पर काम होता है, तो आपको प्री डिटरमाइंड रूट है उसको फॉलो करना होता है। संदेश का लिखित प्रमाण होता है, ये भी सही है, हमेशा फॉर्मल हमारा लिखित में होता है। जानकारी के तीव्र प्रसार की अनुमति देता है, ये थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये होता है अनुमति, केवल आधिकारिक जानकारी का आधार पता होता है, ये भी सही है। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा, 37 का आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, जानकारी के तीव्र प्रसार, यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारा भ्रम है, या यूं कह सकते हैं अफवाह है, ठीक है, या फिर जनश्रुति है, या जो रैपिडली फ्लो होता है, ये हमारा किसमें होता है, तो ये हमारा अनौपचारिक में होता है। अनौपचारिक, जिसको हम ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी कहते हैं। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या आप सबने सुना होगा, अगर किसी को पता नहीं हो कि सर ग्रेप वाइन नाम क्यों पड़ा, ग्रेप वाइन का मतलब होता है अंगूर लता संप्रेषण। किसी को नहीं पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताए, मैं उसकी स्टोरी सुनाता हूं कि ये किस दिन से ग्रेप वाइन पड़ा। अगर आपको पता है तो मैं अननेसेसरी यहां पर नहीं बताऊं, तो आप मुझे जल्दी से बताइए ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन के बारे में कौन नहीं जानता है, मतलब उसका मीनिंग, इसका नाम ग्रेप वाइन क्यों रखा, अंगूरी लता क्यों रखा। नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, इसकी छोटी सी स्टोरी मैं बताता हूं, अगर पता है तो नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 हो चुका है, 38 की ओर चलते हैं। वह कौन सी प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया कौन सी है जिसमें प्रेषक के विचारों को शब्दों या चित्रों जैसे प्रतीकों में, जब आप संचार को प्रतीकों में, ग्राफ में, किसी भाषा में या किसी कोड में कन्वर्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसे कहा जाता है एन्कोडिंग। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, एन्कोडिंग। हिंदी में क्या बोलते हैं, लिपिबद्धीकरण। हिंदी में क्या कहते हैं, लिपिबद्धीकरण इसको कहा जाता है। अब मुझे बताइए, आप कोई दिक्कत है क्या आपको, आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है। कह रहे हैं सर बताओ, तो बिल्कुल बताता हूं आप सभी को क्यों इसका रीजन पढ़ा। जब आप बुक्स को डीपली पढ़ते हैं तो आप सभी को इसका आंसर अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए मैं बता देता हूं इसका रीजन। क्वेश्चन यहां था, जहां है वहीं पर बताऊंगा, तो सुन लीजिए, ठीक है। इसका कारण सुन लीजिए, आप भी सुन लीजिए, इसका कारण क्या है, क्यों हमारा संचार है उसका नाम अनौपचारिक पड़ा, और अनौपचारिक संचार को हम ग्रेप वाइन क्यों कहते हैं। तो सुनिए इसका स्टोरी क्या चीज है। एक्चुअल में जब 1939 में सेकंड वर्ल्ड वार हो रहा था, क्या हो रहा था, 1939 में सेकंड वर्ल्ड वार। देखो फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था हमारा, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918, ठीक है। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था हमारा 1939 से 1945 के आसपास, ठीक है। और फिर 47 में आजाद हो गए थे। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उस समय अमेरिका में क्या हो रहा था, सुनना,
द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका यानी कि यूएसए के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स जो अमेरिका है उसके अंदर क्या हो रहा था कि दो व्यक्ति आपस में बात करने के लिए टेलीफोनिक लाइन थी, क्योंकि उस समय दूरसंचार और वायरलेस मोबाइल का इतना डेवलपमेंट नहीं था। तो दो व्यक्ति, यहां पर एक व्यक्ति है यूं समझ लो और यहां पर दूसरा व्यक्ति है, तो ये आपस में क्या करते थे, बात करने के लिए, द्वितीय विश्व के दौरान ये बात करने के लिए यहां पर क्या है कि यहां पर टेलीफोनिक लाइन थी, और टेलीफोनिक जो लाइन थी ना उस समय वहां पर क्या होता है अमेरिका के अंदर, यहां पर नीचे क्या है, यहां पर जो है वो अंगूर की बेलें थी। क्या थी? क्योंकि देखो टेलीफोन की तार तो कहीं से भी गुजरेंगे, तो जहां से गुजर रहे थे नीचे अंगूर की बेलें थी। क्या थी? अंगूर की बेलें लटक रही थी यहां पर। अब क्या हुई, समय के साथ अंगूर की बेलें बड़ी होती गई, तो ये टेलीफोन की वायर से लिपटती गई। टेलीफोन के वायर से क्या हुई, ये अंगूर की बेल लिपटती गई थी। और समय के साथ क्या होता है, वर्षा पानी, हम जानते हैं गर्मी में क्या होता है, यहां पर क्या होता है, वर्षा पानी के दौरान गर्मी में क्या होता है, यहां पर क्या है, तार धीरे धीरे क्या होगा, डैमेज होगा, और तार क्या होता गया, तार हमारा धीरे धीरे डैमेज होता गया, और जब वायर डैमेज होता गया तो ये वायर जो है वो किससे लिपटता गया, अंगूर की बेलें जो है वायर से लिपटती गई। तो कम्युनिकेशन में इस व्यक्ति, ये कम्युनिकेशन 1 करने वाला, ये कम्युनिकेशन 2, तो कम्युनिकेशन में क्या हुआ, यहां पर जो है वो क्या हुआ, कम्युनिकेशन में एरर आना शुरू हुआ। तो कम्युनिकेशन में एरर आना हुआ, तो एरर की वजह से उनको सुनाई ठीक है। तो कम्युनिकेशन में क्या हुआ, एरर शुरू हुआ, तो वहां से क्या हुआ, कहा कुछ और जा रहा था, सुना कुछ और जा रहा था, और ये किसकी वजह से हुआ, ये हुआ था अंगूर की बेलों की वजह से। और उसी दिन से नाम क्या पड़ गया, क्योंकि ये अफवाहें शुरू होने लगी, तो उसी दिन से इस अनौपचारिक संचार का जो नाम है वो दोस्तों क्या बन गया, इस अनौपचारिक संचार का नाम बन गया ग्रेप वाइन इसका नाम पड़ गया। यानी हिंदी में बोलते हैं अंगूरी लता, जिसके बहुत सारे नाम हैं, जिसको हम जन श्रुति भी कहते हैं, जिसको हम जन प्रवाद भी कहते हैं, जिसको हम अफवाह भी कहते हैं, ठीक है, जिसको हम रिमोर्स कहते हैं। देखो बात कहां से शुरू हुई, सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये कहानी चली थी, इसीलिए इसको ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन कहा जाता है। अब जब आप डीपली बुक्स को पढ़ते हैं, जब बुक्स की तह में जाते हैं, बुक्स की गहराई में जाते हैं, तो आपको चीजें लिखी हुई मिलती है, लेकिन हम वहां तक जा नहीं पाते। तो कोशिश करिए कि तह तक जाए, चीजों को अच्छे से पढ़े, और उसका आंसर भी आप अच्छे से यहाँ पर जो है वो मैं दे सके। क्लियर है आप सभी को मेरे हिसाब से ये चीजें? ठीक है, चलिए। हाँ, उसके बाद इसका नाम ग्रेप वाइन रखा गया, क्योंकि ये अफवाहें शुरू होने लगी, कहा कुछ और जा रहा था, सुना कुछ और जा रहा था, और ऐसे में क्या हुआ, इसका नाम जो है उस दिन से क्या पड़ गया, ये पड़ गया। क्लियर है आप सभी को? चलिए जल्दी से, जितने भी नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए। शिवम जी कह रहे हैं बहुत अच्छे से क्लियर हुआ सर। अब क्लियर हो गया आपको, इसलिए इसका नाम ग्रेप वाइन पड़ा। इसका बड़ा रीजन ये था, क्योंकि अंगूर की बेलें उस तार से लिपटी, तार डैमेज हुआ, तार डैमेज होने की वजह से कहां कुछ और जा रहा था, सुनने वाला और सुन रहा था। उसी दिन से अनौपचारिक संचार का नाम ग्रेप वाइन रखा, अंगूर के नाम पर रखा। ग्रेप वाइन यानी कि हमारा अंगूरी लता संचार पड़ गया। ठीक है, एक बार जितने भी नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ गए हैं, जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए फटाफट से, क्योंकि अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, हम इतना डीपली पढ़ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्लास की लाइक करना भी आपका जो है वो एक जिम्मेदारी बनता है। मनीष जी हमारे साथ नहीं जुड़ गए, मनीष जी बिल्कुल जल्दी से इसको एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, जल्दी से फास्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम कहां चल रहे थे, लास्ट क्वेश्चन हमारा 37 आपको मैंने बता दिया था, 38 में भी आंसर हो चुका था, एन्कोडिंग कहते हैं। ठीक है, पूरी प्रोसेस आपको पता होगा, पूरी प्रोसेस कैसे होती है, तो देख लो, संचार की प्रोसेस आपको बता देता हूं, ताकि आगे क्वेश्चन आए आपको दिक्कत नहीं आएगी। प्रोसेस में सबसे पहले शुरू होती है सोर्स से, सोर्स यानी स्रोत। सोर्स से हमारा कौन आता है, सेंडर। सेंडर क्या करता है, सेंडर के पास क्या होता है दोस्तों, मैसेज होता है, एक दिमाग में उसकी कल्पना होती है, उस मैसेज को वो क्या करता है, एन्कोडिंग करता है, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ऐसे पढ़ा करो, याद होते हैं। एन्कोडिंग करने के बाद क्या होगा, किसी न किसी मीडिया के द्वारा उसको भेजेगा वो, जैसे टेलीफोन तार है, ठीक है, फैक्स है, मेल है, जो भी पोस्ट हो उसके थ्रू भेजेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, वो रिसीवर के पास चला जाएगा। ऐसे प्रोसेस जैसे मैंने याद किया, आप भी कर सकते हो। देखो सबसे पहले हो गया सोर्स, सोर्स के बाद सेंडर, सेंडर के बाद मैसेज, मैसेज से एन्कोडिंग, एन्कोडिंग से मीडिया, मीडिया से रिसीवर, रिसीवर उसको क्या करेगा, रिसीवर उसको डिकोडिंग करेगा। जैसे हमने एन्कोडिंग किया, रिसीवर उसको डिकोडिंग करेगा। रिसीवर से हमको क्या हो जाएगा, मैसेज रिसीव्ड हो जाएगा। रिसीव्ड किसके पास हो जाएगा, रिसीवर के पास हो जाएगा, सेंडर के पास अगेन हो जाएगा, वो भी मीडिया से होता है। यूं देखा जाए तो दोनों बार मीडिया आता है, क्योंकि रिसीवर भी किसी मीडिया से भेजेगा, लेकिन हम प्रोसेस में दोनों को नहीं गिनते, एक ही गिनते हैं। ठीक है, और फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली वो किसी न किसी में अपना फीडबैक देगा। प्रोसेस कितनी ईजी थी, पढ़ते गए समझते गए। ठीक है,
चलिए 38 हमारा हो चुका आंसर 39। 38 के बाद हमारा क्वेश्चन 39। 39 क्या कह रहा है, जब उच्च प्रबंधक कर्मचारियों को नीतियों के बारे में सूचित करता है तो वो किस प्रकार का संचार प्रभाव उपयोग में लिया जाता है। जब हमें टॉप लेवल का मैनेजर, टॉप लेवल का प्रबंधक कर्मचारियों को, यानी कर्मचारी निचले लेवल पे होते हैं, तो टॉप लेवल का, सीधी सी बात है, ऐसे आप एरो बनाया करो, टॉप लेवल का व्यक्ति किसी एम्प्लॉय को गाइड करता है, तो ये कौन सा कम्युनिकेशन हुआ, ये हमारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हुआ, यानी कि हम क्या कहेंगे, ये हो जाएगा डाउनवर्ड्स। बी इज द राइट आंसर, और ये हमारे प्रवाह की दिशा के आधार पर है, ये भी आपको मैंने बताया था। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने, एल डी गुलिक के अनुसार, ठीक है, समन्वय आवश्यक होता है, आ जाता है जब, समन्वय कब आवश्यक हो जाता है, जब कार्य का विभाजन अपरिहार्य हो जाए, कार्य बिना विभाजन के किया जा सकता है, कोई संगठन मौजूद नहीं है, या कार्य एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है। आप समन्वय कब आवश्यक करोगे, आप समझ चुके होंगे, क्वेश्चंस की लैंग्वेज हमें निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने, तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, देखो समन्वय की तकनीक में सुपरवाइजर आता है, समूह की बैठकें हो सकती है, हमारी योजना और नीति निर्णय हो सकता है, लेकिन नियमित निर्णय निर्धारण ये इसमें आंसर नहीं आएगा। कुंज एंड ओडोनिल के अनुसार समन्वय क्या है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार एग्जाम में आता है। कुंज एंड ओडोनिल के अनुसार समन्वय प्रबंध का सार है। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। और ये किसने कहा, तो आपको ध्यान रखना है, ये कुंज एंड ओडोनिल ने कहा था। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि समन्वय के सिद्धांत किसने दिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि समन्वय के सिद्धांत किसने दिए प्यारे बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है, ये कुमारी मेरी पार्कर फोलेट ने दिए, कुमारी मेरी पार्कर फोलेट ने समन्वय के सिद्धांत दिए। अगर मैं आपसे पूछूं कितने सिद्धांत दिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, समन्वय के 4 सिद्धांत इन्होंने दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपर्ली मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स कैन आल्सो हैंडल द इंपैक्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनाइजेशन हुज ओपिनियन इन दिस। अपर्याप्त रूप से अभिप्रेरित व्यक्ति सबसे मजबूत संगठन के प्रभाव को भी समाप्त कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो पर्याप्त रूप से अभिप्रेरित नहीं है, तो अपर्याप्त रूप से अभिप्रेरित व्यक्ति सबसे मजबूत संगठन के प्रभाव को भी समाप्त कर सकते हैं। यह मत किसका है, लुइस ए एलन का, EFH ब्रेज का, पीटर ए ब्रेकर का, या कुंज एंड ओडोनिल का। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये कहा था लुइस ए एलन ने कि अभिप्रेरित व्यक्ति अगर सही तरीके से नहीं है तो वो संगठन के मजबूत प्रभाव को भी समाप्त कर सकता है। एच, अब आगे हमारे मोटिवेशन के क्वेश्चन, अब्राहम मास्लो का क्वेश्चन है, एच मास्लो ने अपनी किस पुस्तक में मानवीय आवश्यकताओं को वर्गीकृत और रैंक्ड किया था। प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन रिलेशन, अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड मोटिवेशन, ह्यूमन नीड एंड रिलेशन। तो आंसर आपको ध्यान रखना है, अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। और ये पुस्तक इन्होंने कब लिखी थी, इन्होंने लिखी थी 1943 में, उन्होंने जिसमें मानवीय आवश्यकताओं को 5 क्रम दिया था, और जिसे इन्होंने कहा था हेरारकी ऑफ नीड, जिसे उन्होंने मानवीय आवश्यकताओं के 5 क्रम बताए थे। वो 5 क्रम किसी को पता है क्या, तो चलो मैं आपको बता देता हूं। पहला क्रम हमारा क्या हो जाएगा, पहला क्रम हो जाएगा हमारा फिजियोलॉजिकल, शारीरिक आवश्यकताएं। दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा, सेफ्टी नीड। तीसरी हमारा कौन सा हो जाएगा, सोशल। चौथे नंबर पे कौन सा हो जाएगा हमारा, जिसको उन्होंने बोला था इगोस्टिक, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, स्व केंद्रित, सेल्फ सेंटर्ड। या फिर 5वें नंबर पे लास्ट आ जाएगी सेल्फ एस्टीम। नहीं, इसको आप यूं कर लो, इसको सेल्फ एस्टीम तो यहां कर दो, जिसको उन्होंने जो है वो इगोस्टिक भी कहा था, मतलब स्वतंत्रता या आत्म केंद्रित कहा था। और लास्ट समय आएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, साइकोलॉजी का मतलब शारीरिक आवश्यकता, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। उन्होंने आवश्यकताओं के 5 जो है वो क्रम बताए थे। ठीक है, दूसरा है सेफ्टी, सुरक्षा, जैसे LIC, पेंशन, बीमा, ये लोग यहां पर करते हो आप, ये हमारी सुरक्षा की आवश्यकता है। सामाजिक में क्या हो सकता है, जैसे प्रेम हो सकता है, लगाव हो सकता है, जो हमारा हम कह सकते हैं जैसे सामाजिक हमारा जो जीवन है, ठीक है, अपनत्व हो सकता है, ये आएगा। चौथे नंबर पे क्या आएगा, मैं इधर लिख लेता हूं, जैसे इन्होंने बोला स्वतंत्रता चाहिए व्यक्ति को, ठीक है, जिसको मैं बोलता हूं 3P क्या है, तो पद, प्रतिष्ठा, पैसा। पद, प्रतिष्ठा और पैसा, ये इसकी चौथे नंबर की आवश्यकता में आ जाएगा। और सेल्फ इंप्रेस का मतलब क्या होता है, अच्छा गायक बनना, अच्छा लेखक बनना, अच्छा सिंगर बनना, संगीतकार। ठीक है, तो ये 5 आवश्यकताएं उन्होंने बताई थी, आवश्यकताओं के 5 क्रम बताए थे अब्राहम मास्लो ने। 1943 के अंदर अपनी बुक लिखी थी अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, जिसमें उन्होंने हायरार्की ऑफ नीड दिया था। दे गेव द हायरार्की ऑफ नीड, ठीक है, इन द बुक ऑफ अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन इन 1943। And this book, they described the hierarchy of need of any person is in the 5 sequence. The first one is physiological, second one is safety need, third one is social needs, fourth one is egoistic or self-esteem, and the fifth and the last need is सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, ये अब्राहम मैस्लो ने दी थी, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 44 के बाद क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। 44 में बहुत सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर चुका हूं, यहां आपको दिक्कत नहीं आएगी। आवश्यकताओं के पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया, तो अब्राहम मास्लो ने दिया था, अभी आपको मैंने बताया था। तो बी इज द राइट आंसर, जिसमें उन्होंने 5 आवश्यकताएं बताई, और वो आपको मैं अभी बता चुका हूं। इस क्वेश्चन में बता दी, मेरे हिसाब से आगे वापस बताने की जरूरत आपको मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 46,
निम्नलिखित में से कौन हजबर्ग के द्विघटक सिद्धांत के अनुसार एक प्रेरक तत्व है? हजबर्ग के द्विघटक, और इनका पूरा नाम क्या है दोस्तों? इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक हजबर्ग, ठीक है, जिन्होंने टू कंपोनेंट थ्योरी दी थी, ठीक है, टू कंपोनेंट थ्योरी थी, जिसका नाम है, एक तो हो जाएगा हाइजीन थ्योरी और दूसरा है मोटिवेटर्स, ठीक है। हाइजीन का मतलब क्या होता है? तो हम कह सकते हैं आरोग्य घटक, और ये हो जाएगा अभिप्रेरक घटक। तो उन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर इन्होंने 8 तो आरोग्य घटक बताए और 6 इन्होंने अभिप्रेरक घटक बताए थे, ठीक है। अब इनका कहना क्या था कि अगर कोई व्यक्ति किसी संगठन में काम नहीं कर पा रहा है तो वातावरण जिम्मेदार है, उसके उन्होंने 8 कारक बताए थे। और अगर कोई व्यक्ति अच्छे से काम करवा रहा है, इसका मतलब वो जो है वो क्या कर रहा है, उसकी खुद की प्रेरणा के रूप में इसको उन्होंने लिया था। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है 46, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हजबर्ग के 2 कारक सिद्धांत, जो मैंने आपको बताया, के अनुसार एक प्रेरक तत्व नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोटिवेटर स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू हजबर्ग टू फैक्टर थ्योरी? कौन सा है इसमें कह रहा है प्रेरक? तो आंसर आपको ध्यान रखना है, अचीवमेंट जो है वो प्रेरक में आएगा। बी इज द राइट आंसर। 46 का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, हजबर्ग की प्रेरणा का कौन सा सिद्धांत है? हजबर्ग की प्रेरणा का कौन सा सिद्धांत है? क्वेश्चन नंबर 47, तो आपको पता ही हजबर्ग, अभी मैंने बता दिया, टू फैक्टर हाइजीन थ्योरी, टू फैक्टर हाइजीन और मोटिवेटर्स। एक्स और वाई तो किसका हो जाएगा? ये तो डगलस मैकग्रेगर की थ्योरी है, तो ठीक है। और इनकी एक पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम क्या है? द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज। इस पुस्तक में उन्होंने एक्स और वाई थ्योरी को समझाया था, ठीक है। जेड थ्योरी किसने दी? तो ये दी थी विलियम आउची ने। विलियम आउची ने जेड थ्योरी दी थी, और उसमें भी उन्होंने लिखी थी हाउ अमेरिकन बिजनेस कैन मीट द जापानीज चैलेंज। ये इनकी बुक का नाम है, हाउ अमेरिकन बिजनेस कैन मीट द जापानीज चैलेंज। और ये तो दी थी अब्राहम मास्लो ने, यानी कि A.H. मास्लो, जिनकी पुस्तक का नाम को पता ही है, 1943 में हायरार्की ऑफ नीड। और अभी मैंने आपको बुक्स बताई थी, अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, ठीक है। और जेड, इनकी बुक्स का नाम भी लिखना हो तो लिख लो ताकि आपको याद रहेगा। सारी बुक्स का नाम भी आपको बता रहा हूं। इसका, इनकी बुक का नाम हो जाएगा हाउ अमेरिकन बिजनेस कैन मीट द जापानीज चैलेंज। क्लियर आप सबको? तो आंसर क्या हो जाएगा 47 का? आंसर हो जाएगा यहां पर सी ऑप्शन। 48 आपके सामने, रीअरेंज मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड लॉजिकली। मैस्लो की आवश्यकताओं के अनुक्रम को तार्किक ढंग से पुनर्व्यवस्थित कीजिए। इजी क्वेश्चन है, अभी कर लेते हैं क्योंकि मैंने आपको हायरार्की बता दी। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? शारीरिक आवश्यकताएं, साइकोलॉजिकल मैंने बताया, तो सबसे पहले ए आ जाएगा। शारीरिक के बाद सुरक्षा आती है तो बी भी सही है, ठीक है। फिर सोशल पहले आएगा तो आंसर हो जाएगा डी, और फिर आएगा आत्मसम्मान यानी कि एज में, तो आंसर हो जाएगा यहां पर सी। तो ए बी डी। अच्छा, इसमें एक और नहीं आ रही क्या? अच्छा, पांचों आ चुकी है, ओके ओके ओके। तो देखो, शारीरिक आवश्यकता सबसे पहले आ जाएगी, शारीरिक के बाद सुरक्षा आती है तो बी नंबर पे आ जाएगी, सुरक्षा के बाद सामाजिक आती है तो डी नंबर पे आ जाएगी, फिर आती है हमारी आत्मसम्मान की तो सी आ जाएगी, और लास्ट में आ जाएगी ई। तो ए बी डी सी हमारे ए नंबर पे आ रहा है, ठीक है। और बाकी आपको मैंने बताई दी थी, ये पांचों आवश्यकताएं होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने, अभिप्रेरणा शक्ति या प्रयासों का स्तर संतुष्टि और प्रदर्शन के बराबर नहीं होती है का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, ये पोर्टर लोलर आपने मॉडल सुना होगा, उसके द्वारा यहाँ पर जो है वो किया गया है। और आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, अभिप्रेरणा प्रबंध का हृदय है, ये किसके द्वारा जो है वो कहा गया? ये किसने कहा था कि अभिप्रेरणा जो है वो प्रबंध का हृदय है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारे 50 का, क्वेश्चन नंबर 50 का भी आंसर दे दीजिए। लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, क्वेश्चन के लेवल कैसे गए आप मुझे बताइए। अब हम जब अंतिम क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं तो आपको पता लग गया होगा अभिप्रेरणा प्रबंध का हृदय है किसने कहा था? तो ये कहा था हमारे रेंसिस लिकट ने। इन्होंने कहा कि अभिप्रेरणा प्रबंध का हृदय है, और निर्देशन प्रशासन का हृदय, ये भी बता दो, वैसे मैंने आपको आगे बता दिया था। जल्दी से बताओ, निर्देशन प्रशासन का हृदय है, निर्देशन प्रशासन का हृदय है, ये किसने कहा था? जल्दी से बताओ, ये वाला निर्देशन प्रशासन का हृदय किसने कहा था? तो ये कहा था मार्शल डिमोग ने। मार्शल डिमोग ने कहा था कि निर्देशन प्रशासन का हृदय है, ठीक है। और इनकी परिभाषा भी इसी रूप में आती है कि प्रशासन निर्देशन का हृदय है, वहीं से इनकी परिभाषा जो है वो स्टार्ट होती है। तो मेरे हिसाब से आंसर आपको अच्छे लगे होंगे। फ्रेडरिक हर्वेज की हमको पता ही है, इनके तो 2 फैक्टर थ्योरी है जो हमको पता ही है, एक तो हाइजीन फैक्टर है और हमारे मोटिवेटिंग फैक्टर है, ठीक है। कुंज एंड डोनेल का यहाँ पर नाम नहीं है। कुंज एंड डोनेल ने कहा था समन्वय प्रबंध का सार है, ये भी आप समझ लो, समन्वय प्रबंध का सार है।
ये कहा था क्विंस ओडोनेल ने, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये कहा था क्विंस ओडोनेल ने। फिलहाल हमारे 50वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आज की इस यहाँ पर महत्वपूर्ण सीरीज के अंदर हमने टॉप 50 क्वेश्चंस देखे जो कि हमारे बिजनेस के हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये क्वेश्चन जो है वो हमारे बहुत अच्छे लगे हैं, और बिल्कुल कमेंट बॉक्स के आंसर से आपके लग रहे हैं कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत यहाँ पर जो है वो बहुत शानदार यहाँ पर लगे हैं। इस बीच सबका एक बार मैं और शुक्रिया अदा कर देता हूँ जो नए स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। बाकी सबसे मैंने बात कर ली थी, एक हमारे साथ नए जुड़े हैं ट्रैवल विद नेचर, दो वाला में लेते हो कोचिंग, ये कहाँ कह रहे हो समझ में नहीं आ रहा मुझे, ट्रैवल विद नेचर क्या कह रहे हैं मुझे कमेंट्स आपको क्लियर नहीं हुआ, एक बार मुझे बता दीजिए, ठीक है। बाकी हमारे साथ जितने भी स्टूडेंट है वो पहले वाले ही जुड़ चुके हैं, ठीक है। और मनीष जी कैसी लगी क्लास बताइए। अकाउंटेंसी मैंने आपको बता दिया हमारे एप्लीकेशन पे होगा, यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ठीक है। साहिल जी कह रहे वेरी नाइस सेशन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष जी कह रहे हैं सर आप ग्रेट हो, थैंक यू मनीष जी। शिवम जी पांडे कह रहे हैं जी सर थैंक यू सो मच, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हमारा समय हो रहा है और इसी के साथ हमारी क्लास को पूरा करते हैं, और आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा अभी डायरेक्टर सर जो है, हमारे डायरेक्टर सर अभी 7 बजे आप सबसे रूबरू लाइव होने वाले हैं, जहां पर हम सभी एक सेशन को लेकर बात करेंगे, और वो सेशन हमारा क्या होगा, वो सेशन होगा हमारे आरपीसी अड्डा का एक फाउंडेशन डे आ रहा है, यानी कि हमारा स्थापना दिवस आ रहा है, 5वें नंबर का स्थापना दिवस। आरपीसी अड्डा को परसों 16 जुलाई को स्थापित हुए 5 साल हो चुका है, हो जाएंगे, तो ऐसे में जो है वो कुछ सर आपसे बात भी करेंगे, इस सेलिब्रेशन को आपके साथ शेयर करेंगे, हो सकता है कुछ ऑफर्स भी देखने को मिले, वो क्या बात है वो तो अभी हमें भी पता नहीं है, लेकिन वो निश्चित रूप से यहाँ पर जो है वो सर आपसे मिलेंगे। तो आप सब ज्यादा से ज्यादा सर से जुड़े लाइव सेशन के दौरान, वहां पर भी आप सर से बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, आपकी बात यहाँ पर सर से आप जो है वो हुबहू वर्चुअली कर सकते हैं, ठीक है। वहां क्या बात है, कह रहे हैं कि हेलो सर जी क्या बात है, आपकी आईडी इतनी बड़े बड़े होती है कि, ठीक है, बहुत ही शानदार आईडी होती है, वहां क्या बात है, क्या आईडी आपकी, ठीक है, बिल्कुल फिर मिलेंगे, ठीक है। और अंकित जी कह रहे सर जी कुछ जस्ट पूछ रहा हूँ कि शिवम कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी आया है ना, इसीलिए पूछ रहा हूँ। चलिए तो आप सभी आपस में बात करें, करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हमारा समझ हो रहा है, नेक्स्ट सेशन भी आने वाला है, उसकी तैयारी भी हमें करनी है, तो चलिए फिलहाल हम यहाँ पर इस सेशन को यहीं पर जो है वो पूरा करते हैं। तो धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। यहाँ पर असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो परीक्षा होनी है दोस्तों, वो आप लोगों की होनी है 7 सितंबर को। अब 7 सितंबर को जो परीक्षा होनी है, उस परीक्षा को लेकर टेस्ट सीरीज जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये टेस्ट सीरीज में बहुत ही स्पेसिफिकेशन है, पूरी डिटेल हम लोग जानेंगे। इस टेस्ट सीरीज में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है, वो चीज़ हम लोग जानेंगे, और जानेंगे दोस्तों कि टेस्ट सीरीज में क्या क्या चीज़ें लॉन्च है। तो आप लोग देखेंगे इस टेस्ट सीरीज का नाम ही क्या है, सिलेक्शन सीरीज। तो फ्रेंड्स ये सारे जो टेस्ट आप लोग देखेंगे इसमें, ये लगभग इसमें 30 आप लोगों को इसमें इस पूरे सिलेक्शन टेस्ट सीरीज में 30 टेस्ट 30 आप लोगों को टेस्ट देखने के लिए मिलेंगे, और पूरे 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे। अब दोस्त ये जो 10 मॉक टेस्ट होंगे फ्रेंड्स, ये पूरे ओवरऑल सारे ओवरऑल जो जितने टॉपिक हैं आप लोगों के यूनिट वाइज, वो सब इसमें इंक्लूडेड होंगे। अब फ्रेंड्स क्या क्या है, सबसे पहले ये टेस्ट सीरीज के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। आप लोग देखेंगे 60 डेज़ का ये प्लान है। अब ये 60 डेज़ के प्लान में आप लोगों को कैसे कैसे इस टेस्ट सीरीज में आप लोगों को सारी चीज़ें मिलने वाली है। सबसे पहले 30 दिन का जो अभी ये आप लोगों का 30 अगस्त तक का जो आप लोगों का 30 जुलाई तक, सॉरी 30 जुलाई तक ये जो प्लान आप लोगों का रहने वाला है, वो रहने वाला है 30 डेज और 30 टेस्ट। ये आप लोगों को डेली मिलने वाले हैं, डेली, जो कि 3 जुलाई से स्टार्ट यानी कल से स्टार्ट हो चुका है। वो टेस्ट हमारी एप्लीकेशन पे आप लोग देखेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग अपनी रैंक देख सकते हैं, सोल्यूशन देख सकते हैं, फिर एनालाइज कर सकते हैं, फिर दोबारा रीअटेम्प्ट कर सकते हैं, बहुत चीज़ें हैं इसमें। अब इसको ये 60 डेज़ का प्लान क्या क्या है, मैं आप लोग को मैं समझा दूँ। सबसे पहले आप लोगों को टॉपिक वाइज इसमें टेस्ट मिलने वाले हैं 30 दिन तक का, और हर रोज एक टेस्ट मिलेगा। आप लोग उसे एनालाइज कीजिए, आप लोग टॉपिक पढ़िए। आप लोगों को पता है हमारी एप्लीकेशन पे असिस्टेंट अकाउंटेंट का बैच भी चल रहा है, आप लोग चाहें तो उसको भी ले सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो टॉपिक वाइज यहाँ पे 30 दिन आप लोगों का मैक्सिमम टॉपिक आप लोगों के इसमें मैक्सिमम जितने भी यूनिट वाइज आप लोगों के हैं, वो सब के सब इसमें कवर किए गए हैं, और ये आपको रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को जो है 30 जुलाई तक का ये मिलने वाला है। अब उसके बाद जब 30 जुलाई हो जाएगी, तो अगले जो 20 दिन का जो प्लान है, ये 20 अल्टरनेट डे पे चलने वाला है। ये 20 दिन जो अगले आप लोगों के रहने वाले हैं, 12 अगस्त से स्टार्ट हम लोग करेंगे। 10 दिन आप लोग पूरा रिवीजन करेंगे, और फिर 12 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक का जो है फिर आप लोगों के टेस्ट रहने वाले हैं। और वो टेस्ट ये पूरे अपने आप में 100 मार्क्स का होगा, जैसे एज इट इज आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, उसको पूरा जो है ध्यान में रखते हुए ये टेस्ट आप लोगों का बनाया गया है ओवरऑल। अब फ्रेंड्स ये कैसे कैसे इसकी प्रोसेसिंग रहने वाली है, 3 तारीख से आप लोगों को कौन कौन से टेस्ट डिटेलिंग इसमें हम लोगों ने बना रखी है, तो आप लोग देखेंगे कि इसमें कैसे कैसे आप लोग को टेस्ट मिलने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग देखेंगे 3 तारीख को प्रिंसिपल, यहाँ पे टॉपिक वाइज आप लोग टेस्ट देख सकते हैं। 3 तारीख को आप लोग का टेस्ट है, फिर आप लोग का 4 तारीख को आप लोग का टेस्ट है, जिसमें 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन इसमें आप लोग को प्रिंसिपल बुक कीपिंग के 50 क्वेश्चन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के 50 क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। इसी प्रकार कई जितने भी टॉपिक आप लोगों के असिस्टेंट अकाउंटेंट के सिलेबस में है, वो सब के सब इसमें जो है इंक्लूडेड किए हुए हैं। तो हर दिन आप लोग देखेंगे यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे आ गया, फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन आ गए 60 क्वेश्चन, और यहाँ पे आप लोग देखेंगे ओपनिंग क्लोजिंग जो भी आप लोग के टॉपिक हैं, रेक्टिफिकेशन के 50 क्वेश्चन। तो हर रोज ये टेस्ट सीरीज आप लोगों की चलने वाली है। 8 तारीख को आप लोगों का जो है पार्टनरशिप का होगा, फिर आप लोग देखेंगे 9 तारीख को आप लोग जो है कंपनी अकाउंट्स। तो आप देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, अगर आप हर रोज इन टॉपिकों को क्लियर करते हैं और डिटेलिंग करते हैं, उसके बाद शाम को 7 बजे आप लोगों को हर रोज लाइव टेस्ट आप लोगों को मिलेगा, जो कि आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं अपने टारगेटेड एग्जाम को। पहले आप लोग पूरे दिन, आप लोग को 1 दिन पूरा मिल रहा है, तो 1 दिन में आप इन्हीं टॉपिकों के हिसाब से
अपने टॉपिकों को क्लियर करें और फिर टेस्ट दें, फिर टेस्ट सीरीज लगाएं इवनिंग में। और फिर उसके बाद ऑलरेडी जो पुराने आप लोग देख चुके हैं उनको भी आप लोग लगा सकते हैं। ऐसे ही आप लोग देखिए कंपनी अकाउंट्स है, इशू ऑफ शेयर है, और यहाँ पे आप लोग देखेंगे रिडम्पशन, डिबेंचर, यहाँ पे आप लोगों का बैंक रिकंसिलिएशन। तो हर डेट में कौन सी डेट में कौन सा टेस्ट आप लोग के लिए खुलने वाला है, हर रोज एक एक टेस्ट आप लोग का खुलते जाएगा। जो ऑलरेडी पुरानी हो चुके हैं वो आप लोग री अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, सोल्यूशन देख सकते हैं, सारी चीज़ आप लोगों को इसमें मिलने वाली है। अब फ्रेंड्स, अब 12 तारीख को आप लोग देखिए, फिर 13 तारीख को इशू ऑफ बोनस शेयर वाला आएगा। यहाँ पे 14 तारीख को आप लोगों का कंप्यूटराइज अकाउंटिंग से रिलेटेड एमसीक्यू मिलेंगे। फिर 15 तारीख को कंप्यूटर और बिजनेस इंटरप्राइजेस से मिलने वाला है। इस प्रकार आप लोग देखेंगे जितने भी टॉपिक हैं, कॉस्ट के यहाँ पर को हैं, कैपिटलाइजेशन के यहाँ पे हैं, तो हर रोज डेली आप लोग डेट वाइज आप लोग देखेंगे तो ये आप लोगों को पूरा जो टेस्ट मिलने वाला है 31 जुलाई, लगभग हम 1 तारीख, ये देखिए 30 तारीख को, वैसे 31 जुलाई तक का है। उसके बाद भी 1 तारीख को भी यहाँ पे स्टार्ट ऑर्गेनाइजेशन, कैपिटलाइजेशन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डाटा जो आप लोग का है, इस पे रिलेटेड भी क्वेश्चन आप लोग को इसमें देखने के लिए मिलेंगे। अब ये पूरा रिवीजन करने के लिए अब इस बीच में 10 दिन का फिर गैप रखेंगे हम लोग। यहाँ पे ये टेस्ट आप लोगों का रुकेगा, यहाँ से टेस्ट नहीं मिलेंगे आप लोगों को। तब से 1 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक आप लोगों को कोई टेस्ट नहीं मिलने वाला है। 1 से लेकर यहाँ पे आप लिखेंगे 1 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक का कोई भी टेस्ट नहीं लगेगा आप लोग का। जितने भी 30 टेस्ट हुए हैं ये आप लोग अच्छे से 1-2 बार रिवीजन कर सकते हैं। सोल्यूशन अपने जो आपने पेपर दे रखा है उसका सोल्यूशन देख सकते हैं। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप रिपोर्ट करके यहाँ पे वो भी कर सकते हैं। अगर हम लोगों से डेली चेक भी करेंगे, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो आप लोग रिपोर्ट करके उसमें कंप्लेन दर्ज भी कर सकते हैं। दूसरा मॉक टेस्ट, फिर उसके बाद पूरे 100 मार्क्स का पूरे पैटर्न पे आधारित 10 टेस्ट आप लोगों को मिलेंगे एक अल्टरनेट डे पे। आप लोग अल्टरनेट डे देखेंगे, पहले 12 अगस्त को होगा, फिर 14 को होगा, फिर 16 को, फिर 18 को, फिर 20 अगस्त को, फिर 22 अगस्त को, फिर 24 अगस्त को, फिर 26 अगस्त को, फिर 28 अगस्त को, फिर 30 अगस्त को। आई होप दोस्तों अगर आप लोग इतने क्वेश्चंस में भी अगर आप इतने क्वेश्चंस आप लोगों को बार-बार आप रिवीजन करेंगे, ये आप लोगों के पास ये 60 डेज़ का जो प्लान है इसको लेकर आप लोग चलेंगे। और फिर 7 तारीख को आप लोग का लास्ट आप लोग का जो हमारा मॉक टेस्ट होगा लाइव, वो होगा 30 अगस्त को हमारी एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का लिंक कहाँ मिलेगा, हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग देखिएगा। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे 7 सितंबर को फिर आप लोग का एग्जाम है। अब यहाँ पे हम लोग ये पहला टेस्ट, अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से पेपर होने वाला है या कैसे-कैसे हम लोग टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आएंगे, तो ये एक टेस्ट उसमें बिल्कुल मॉक बिल्कुल फ्री है। आप लोग इसको यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, अपनी रैंक देख सकते हैं, इसे 1-2 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन, और दोनों लैंग्वेज में। और बहुत बढ़िया बात यह है कि यहाँ पे आप लोग को दोनों लैंग्वेजेस में आप लोग टेस्ट दे सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश। अब आप लोग सबसे पहले हमारी जैसे आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को जो है आप लोग देखेंगे यहाँ पे सिलेक्शन टेस्ट सीरीज करके आप लोग को मिलेगा। और इस पूरा कोर्स प्राइस जो हमने रखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ रखा हुआ है 999। तो आप लोग दोस्तों देखेंगे 999 पे हमने 60 डेज़ का आप लोग का जो प्लान है, और असिस्टेंट अकाउंटेंट का भी जो है आप लोग को कोर्स यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। जब आप देखेंगे कंटेंट के अंदर देखेंगे तो आप लोग का टेस्ट 1 आप लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे आप लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। दूसरा टेस्ट आज लॉन्च हो चुका है। तो इस प्रकार आप लोगों को ये जो है सिलेक्शन टेस्ट सीरीज आप लोगों को मैंने डिस्क्रिप्शन कर दी है। मे भी अगर फिर भी अगर आप लोगों का कोई डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं नंबर पे 7466074231 पे। आप लोग मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये सिलेक्शन सीरीज आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और अगर फिर भी अगर आप लोगों का कोई डाउट होता है तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, और टेस्ट रिव्यू करने के बाद हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये टेस्ट सीरीज कैसी लग रही है। आई होप दोस्तों फिर भी कोई डाउट होगा फिर भी हमसे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।